Pessimism sells more because it sounds it is helpful. ये आत्मा आ जाती है कि सर हम ये गंदगी कैसे करेंगे ये। अगर हमें डेवलप नेशंस जैसा खाना खाना है, इट कम्स एट अ कॉस्ट. रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, वो कोई चेक नहीं कर रहा. जो बैचेस हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग वापस नहीं हो रही है. फूड प्रोडक्ट जैसे मान लो पनीर है, तो उसे थर्ड पार्टी टेस्ट करवाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर. अननेसेसरी फियर कि ब्रांड्स है ना हमें बनाने के लिए बैठी हुई एक है। अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट भी नकली माल ही बेच रहा है. स्ट्रीट वेंडर, 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल, सबका सप्लायर एक ही है. चखने में बोलते हैं कि हम सोया स्टिक्स लेंगे बिकॉज उसमें ज्यादा प्रोटीन। हाई प्रोटीन ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड है. उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन डाला तो वो बाइंडिंग बनती नहीं. मैं इंग्रेडिएंट की बात करूंगी, व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज केमिकल, वो पहले लोगों को समझना चाहिए. वो केमिकल्स जिस मात्रा में होते हैं वो इतनी कम होती है कि तुम अगर दिन भर भी वो प्रोडक्ट खाओगे तो भी तुम्हें हार्मफुल नहीं होगा. कल सुबह खाने में क्या खाओगे। नाउ द कॉन्वर्सेशन हैज चेंज टू के कल प्रोटीन में क्या बनाना है। प्रोटीन ले रहे हो तो आप कंटेंट देखो, उसमें 25% खाली प्रोटीन, शुड बी मिनिमम 70. सबसे कम कैलोरीज हो और सबसे ज्यादा प्रोटीन हो. 70% of Indian market proteins are contaminated with either heavy metals or they are not meeting the standard criteria. 80% ब्रांड जो इंडिया में है वो एक ही जगह से आ रहे हैं. मेरा ट्रस्ट उसी ब्रांड पे जाता है जो कंटिन्यूसली लैब रिपोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से करवा कर पोस्ट कर रही है. हर बैच की हर 2 महीने में टेस्टिंग कैसे करोगे. टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. तो पुराने लोग बहुत जीते थे भाई, 30 साल से ऊपर वो जीता ही नहीं रहा. हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आई थिंक कि हमें अपनी रीच बनानी चाहिए, तो वो अथॉरिटी होती है. आजकल डॉक्टर या फिर कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, इसका कोई महत्व नहीं रहा. 95% बिल्कुल बराबर खा रहा हूँ. 5% की वजह से मेरा रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ है उस फूड के साथ. कुछ हफ्ते पहले मैं अपने टेनिस क्लब में, हमारी एक सोशल गैदरिंग थी और उसमें मैं उनका नाम नहीं लूँगा पर वो इंडिया के टॉप सिविल सर्वेंट वहाँ आए थे. तो मैंने बातों बातों में, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, शायद वो देखते होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या चल रहा है, क्या है आगे की, क्या प्लान है. तो मैंने इसके बारे में बताया कि हम लोग फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर बात करने वाले हैं. उनका जो रिस्पॉन्स था उससे मुझे चौंका दिया. उन्होंने कहा बेकार, जिस तरीके से कहा उन्होंने कहा कि बेकार, होपलेस. तो मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि इंडिया में जो हमारी फूड, जो कॉमन हम लोग खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसकी क्वालिटी और सेफ्टी में आउट ऑफ 100 आप उसे कितना स्कोर देंगे और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे. यार अगर मैं कोई स्कोर दूंगा तो वो ब्लैंकेट हो जाएगा. मुझे लगता है कि अलग अलग लेवल पे उसका स्कोरिंग अलग अलग होगा. मुझे ऐसा लगता है, पर सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, दैट्स फॉर श्योर. दैट वुड बी माय इनिशियल स्टेटमेंट. हम स्कोरिंग किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कर रहे हैं या फिर जस्ट इंडिया को देख रहे हैं. अगर दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कर रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा फूड क्वालिटी कम है अभी. दैट्स बिकॉज चेक्स वगैरह उतने अच्छे से नहीं होते. अगर हम ये कंपेयर करते हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर कैसा चल रहा है, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड FSSAI भी आजकल काफ़ी एक्शंस लेने लग गए. तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट आई फील अभी 2-3 साल लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए. मतलब इम्प्रूविंग ट्रेंड है. डेफिनेटली. या अब इसमें आपने जो बात की कि डेवलप्ड वर्सेस अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, तो इसमें कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? बेंचमार्क सेट करने में, रूल्स सेट करने में, या फिर उसे ट्वीक करने में? किसके कारण हमारा अभी उनके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पर हम लोग नहीं कर पा रहे? उसका क्या कारण हो सकता है वो जानूंगा. मेरे हिसाब से इट्स अ प्योर नंबर गेम एज वेल. द अमाउंट ऑफ हमारा पॉपुलेशन टू बिगिन विद, उसके बाद अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट फूड सेफ्टी. अगर हम गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो लैब्स हैं, वेरी लिमिटेड लैब्स फॉर द अमाउंट ऑफ पीपल दैट वी आर डीलिंग विद. तो आई थिंक ये मल्टीपल लेवल्स पे लिमिटेशंस आ रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक सर? इंडिया में आज भी कुछ 80 करोड़ लोग सरकार से राशन लेते हैं. तो वो तो आधे से भी ज़्यादा जनता वो हो गई जो राशन लेती है. अभी उन लोगों को अगर हम सोचेंगे कि तुम टॉप क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर दो, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं? वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. तो जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो तो 5 से 10% ही बचते हैं जो सही में उतना पैसा देकर एक अच्छा साफ खाना ले सकते हैं. तो मुझे इसलिए लगता है कि अथॉरिटीज़ भी उतना केयर नहीं करती. इन 5% के लिए हम इतना क्यों पैसा डालें, क्योंकि हमें तो पहले उनको फीड करना है जो इतना कमा ही नहीं पा रहे कि हम खाना खा सकें. राइट. तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें डेवलप नेशंस जैसा खाना खाना है तो इट कम्स एट अ कॉस्ट, राइट? कि मतलब वो कॉस्ट हमें अगर होगी देन वी आर एट पार विद देम, राइट? अब आजकल कई लोग लेबल को ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि लेबल पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग हम लोग खाना हमें चूज़ करना चाहिए. मेरा सवाल उसका एक लेवल डीपर है कि जो लेबल में लिखा हुआ है वो कितना सही है, कि मतलब आप लेबल में कैलोरी कंटेंट, इंग्रेडिएंट जो लिख रहे हो, क्या वही चीज़ आपको अंदर दिख रही है कि वहाँ भी मिसमैच है? वो आपसे पूछूंगा. द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें
हमें बताया गया कि भाई जिस स्टैंडर्ड अथॉरिटी है FSSAI, वो जो बोलती है हमें उसको मानना है, राइट। बट रिसेंट केसेस इतने सारे आए हैं जहाँ पे हमें पता चला कि लेबल पे कुछ लिखा है, अंदर था क्या पता नहीं। तो अगर एक अवेयर कंज्यूमर है तो वो ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड ट्रस्ट के साथ जाएगा। बट अगर एक अवेयर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी ब्रांड को हम ट्रस्ट करें, बिकॉज आई दिन दीज आर द काइंड ऑफ DMs दैट आई गेट कि सर पता कैसे, आप बोलते तो हो कि ये सप्लीमेंट इज ओके टू टेक, कि भाई अगर खाने में से तुम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो ले लो सप्लीमेंट, बट हाउ डू वी ट्रस्ट अ ब्रांड? तो वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे चिराग स्टार्टेड डूइंग रियली गुड थिंग विच ही वो खुद से लैब लैब टेस्ट करा लेता है, बट नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। एंड उससे डीपर क्वेश्चन ये होता है कि वो करना भी चाहिए क्या? तो देन अगर हमें ये करना है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एन अथॉरिटी, है ना? मतलब उनका काम हमें करना, हम क्यों कर रहे हैं? सो या मेरा एक और डीपर क्वेश्चन है टू द लेबल, बट विल कम टू दैट। मैंने जब ये टेस्टिंग करवाई थी ना, एक ब्रांड का भी नाम नहीं ले सकता मैं, बट उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी सामने। मैंने ब्रांड को ईमेल करा, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं अगर ये पोस्ट करूँगा तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, रातों रात बंद हो सकती। तो उन्होंने बोला हम चेक करके बताते हैं। जब चेक करा तो दे केम टू मी एंड बोला कि हम भी वाइट लेबलिंग करते हैं, हम बाहर से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनिशियली हमें FSSAI से लाइसेंस मिल गया, क्योंकि फर्स्ट जो बैच था वो क्लीन था, बट उसके बाद जो बैचेस बन रहे हैं उनको कौन चेक कर रहा है? तो वो फर्स्ट बैच के हिसाब से तो लेबलिंग उन्होंने बिल्कुल सही कर रखी थी, बट कंटिन्यूस रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, वो कोई चेक नहीं कर रहा। जो बैचेस हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग वापस नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो खराब हो जाता है। अब फूड लेवल पर कुछ कह रहे थे, वो मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि फूड लेवल का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हाउ मच इट इज़ अ मिथ, हाउ मच इट इज़ अ फिक्शन एंड हाउ मच इट इज़ अ फैक्ट, वो मैं आपसे पूछूंगा। कि क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं कि कैलोरी इतनी है, वो एक कैलोरी पर ही सीमित रह जाते हैं, उसके नीचे कोई देख नहीं रहा कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, लीन प्रोटीन कितना है। लोगों को लगता है कि 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गए तो वो अच्छा हो गया, पर वो लोग वही कार्ब्स को देखते नहीं हैं। तो आपका लेबल के जो आज लेबल पर जो पॉपुलर हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? वो यार मुझे लेबल पढ़ना इट्स अ गुड अवेयरनेस थिंग, पॉजिटिव चेंजेस की पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, बट उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट डेटा। हाँ, मुझे पता चल गया कि इसके अंदर इतना शुगर है, अब मैं क्या करूँ इसका? बिकॉज उसका इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंस विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अगर उसका लेंस खाली फियर मॉन्गरिंग है कि इसमें इतना सारा ये है, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, विच इज़ हमारा मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड, उसको हम और बुरा करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। बस इट्स जस्ट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन क्लाइंट्स के सर अब हम करें क्या? सो द वे आई डिफर फ्रॉम PFC और फिटर या मोस्ट ऑफ द अदर थिंग इज के ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं है। आई डील विथ इंडियन फैमिलीज डे इन एंड डे आउट। फटकी आत्मा आ जाती है कि सर हम ये पूरी जिंदगी कैसे करेंगे ये अब खाने, तो वो उसको और प्रमोट कर रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा और डीप लेयर में जाके नुआंसेस में बात करनी चाहिए कि हाँ ये लेबल है, इसको पढ़ा, अभी इसको तुम्हें ऐसे यूज करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि इसमें ये है और ये बुरा ही करेगा तुम्हारे साथ, विच इज हैपनिंग अ लॉट लेटली। मतलब आप जो कह रहे हो एंजाइटी बढ़ रही है कंज्यूमर। दैट्स व्हाट आई मेरे क्लाइंटल में तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इनिशियल कंसल्टेशन में दिखता है वो। सो आई एग्री विद डॉक्टर उमेश शेयर। आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसा कंटेंट कभी नहीं बनाया कि मैं साथ में शुगर रख के बता रहा हूँ इसके अंदर इतनी शुगर है। और ये जो फेमस इन्फ्लुएंसर आजकल कंटेंट बनाते हैं मैं इससे एग्री भी नहीं करता। अभी मैं कहीं भाग के रनिंग करके आ रहा हूँ, मुझे रियल का जूस पीना है कोई भी, अगर मैं देखूंगा उसमें शुगर है तो आई नीड दैट शुगर, राइट? अगर वहीं मैंने ऐसा कंटेंट देखा एक जनरल पॉपुलेशन ने जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो क्या पिएगा उस टाइम? उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं तो जहर पीने लग गया। वो पॉइजन नहीं है, पॉइजन डोसेज से बनता है कि हम दिन भर वो चीज़ पी रहे हैं तो वो ख़राब कर रहा है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और होने लग रही है। और फूड का जब रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है ना, लाइक आप बच्चे को अगर हमेशा शुगर से डरा के रखोगे, किसी को हमेशा डरा के रखोगे, तो बैक ऑफ द माइंड वो बनता रहता है कि यार इसको मैं ना एज अ ड्रग यूज़ करूँगा कि मैं इसको छुप छुप के खाऊंगा सो दैट मैं किसी को बताऊँ नहीं, ये मेरे को है ना सबके सामने शर्म आने लगती है खाने से। तो वो चीज़ सही नहीं है, उससे आप हेल्दी नहीं हो सकते। मतलब फिजिकली फिर भी हो जाओगे, मेंटली आपकी तो हेल्थ ख़राब ही होती जा रही है। मॉर्गन हाउसेल की एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें शायद एक चैप्टर ही था कि पेसिमिज्म सेल्स मोर बिकॉज इट साउंड्स इट इज़ हेल्पफुल। ऑप्टिमिज्म में आपको लग रहा है कि ये आपको उल्लू बना रहा है, ऐसा कुछ। मुझे लग रहा है वही चीज़ जो फाइनेंस में एप्लीकेबल है कि आपको स्टॉक है ये सब कुछ, अगर पेसिमिस्टिक कहते हो तो वो उसकी एक साइकिल होती है। वैसे ही मुझे लगता है कि फूड में भी आजकल है कि कोई इंसान आपको बताएगा कि ये मत खाओ
तो आपको लगेगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, कि उसको मेरी फिक्र ज़्यादा है। तो फियर मॉन्गरिंग पर यहीं से मैं आपसे पूछूंगा कि आजकल जो फियर मॉन्गरिंग का ज़माना है, कि मतलब ट्रेडिशनली आप ले लो या फिर कोई आपकी बिलीफ सिस्टम पहले से है वो ले लो, या फिर आपका खुद का एजेंडा भी हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड इंसेंटिव हो सकता है। तो उसके कारण जैसे कि आपने कहा कि एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपने भी जैसे कहा कि चाइल्ड में भी अगर बच्चे कोई आप ऐसे जहन में डालोगे कि ये खराब है ये खराब है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी वो ही अपने सोच में वो रखेगा। तो हाउ टू काउंटर दैट, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता है, इंस्टाग्राम करता है, जो फियर मॉन्गरिंग का होता है कि भाई ये मत खाओ, इससे एसिडिटी होगी, इससे बोन डैमेज होगा, तो उसे आप कैसे काउंटर कर पाते, व्यूअर्स को कैसे वो सिखा पाओगे आप? आई थिंक जो हम कर रहे हैं, क्रिएटर्स लाइक मी है, चिराग है, हम जो कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ चेंज एनीवे, कुछ चिटर चैटर होना चाहिए, बैक एंड फोर्थ होगा, पीपल विल गो इन द एक्सट्रीमिज्म, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ पैराडाइम शिफ्ट व्हिच वी आर उसके बीच में ही है। सैड थिंग ये है कि हम जैसे क्रिएटर्स आर लेस इन कंपैरिजन टू द फियर मॉन्गरर्स, और उसमें प्रॉब्लम, उसमें भी प्योर नंबर गेम है। हम थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे कि फियर सेल्स, मैं अगर ऐसे रिसर्च पेपर लेके नुआंस में दोनों चीज़ें अच्छे अच्छे से बताऊंगा, बोलेंगे इसमें मज़ा ही क्या है, जब तक मैं आपको डराऊंगा नहीं। और वहाँ पे भी प्रॉपर न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। जब तक तुम्हें डर नहीं लगेगा तब तक तुम्हारे पास वो मोटिवेशन नहीं आएगा, सर्वाइवल किक इन नहीं होगा एंड वगैरह वगैरह। सो बट आई थिंक कीपिंग दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग एंड नॉट सकमिंग टू द नंबर गेम would be the way to go. So I'll give you one example. अभी ट्विटर पे कुछ दिन पहले किसी ने एक पोस्ट करा था, कोकोनट का वाटर, पैकेज वाटर था, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसके अंदर कोकोनट का कॉन्सेंट्रेट है 10%। उसने पोस्ट करके बोला कि इसमें तो 10% ही है, तुम पैसा देते हो, नेचुरल कोकोनट क्यों नहीं पी लेते। मैंने कोट करके उसको बोला, मैंने कहा भाई लिखा तो है 10% कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट से ही तो पूरा कोकोनट वाटर बनेगा। पैकेज फूड में आप ओरिजिनल तो डाल नहीं सकते हो, सड़ जाएगा वहाँ पे। कॉन्सेंट्रेट को ही लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो मार्केट में। अब ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, कैलोरीज वाइज वगैरह सब कुछ सेम था उसमें नॉर्मल कोकोनट वाटर से। लोगों के कमेंट आते तू बिक गया, तूने इस ब्रांड से पैसे लिए इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट 10% है, उसमें पानी नहीं है, वो जेल है, उसमें पानी मिक्स करोगे तो पूरा बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं लोगों को बोलता कि ये मत पियो, तो मेरे को सबसे ज़्यादा उसमें लाइक्स आते हैं, प्यार मिलता, लोग बोलते अरे बिल्कुल सही बता रहा है। बट मैं लोगों को बोल रहा हूँ भाई पी सकते हो। अब हर जगह मेरे को कोकोनट वाटर नहीं मिलता तो मैं फ्रिज में से निकाल के वो पैकेज भी पी सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट लोगों को सुनना ही नहीं वो बात। आई हैव टू आइडिया समथिंग। सो यहाँ पे चिराग बोल रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जो एंटरप्रेन्योर है या पैसा कमा रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहा है, बिक गया, व्हाई इज इट? अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, गलत क्या है उसमें? अगर आप एज अ व्यूअर चैरिटी करके अपना घर चला रहे हो, वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है, दैट्स वन। टू, ये जो प्रिजर्वेशन की पूरी बात आती है, या आर्टिफिशियल नेचुरल क्यों नहीं है, यह प्रिजर्वेशन कब से बुरा हो गया? हम सबके घरों में जो अचार है, रख दो मैंगो को ऐसे ही अपने घर में, कितने दिन चलता है देखते हैं। अगर मैंगो का पिकल तुम्हें अच्छा लग रहा है बिकॉज वो प्रिजर्व हो रखा है ऑयल और सॉल्ट के अंदर, एंड दैट्स व्हाट यू लव। सासू माएँ, मम्मी लोग अचार खिला खिला के सबको, तुमने बचपन हमारा ऐसे बिताया, और अचानक से इट्स जस्ट सो सिलेक्टिव बायस, एंड बिक गया पे तो मेरा बहुत जाता है भाई, क्या बिक गया? चलो मान लो हम ब्रांड से पैसा ले भी रहे हैं, तो डोंट यू हैव दिमाग? लॉजिकली तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई कैसे इन्फॉर्मेशन देके तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। अब मान लो आज किसी के पास पैसे हैं और उसे किसी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जैसे मान लो पनीर है, तो उसे थर्ड पार्टी टेस्ट करवाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं वो आप हमें बताइए। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे फूड लैब नियर मी, आराम से हर सिटी में फूड लैब मिल जाएगा। बस मेक श्योर करो वो NABL एक्रीडेटेड हो और FSSAI से लाइसेंस्ड हो। नहीं तो कोई रैंडमली फूड लैब तो घर में भी चला रहे लोग, बट वो जब लाइसेंस नहीं होती तो रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं। लाइसेंस होने से ये होता है कि उनके एक टेस्टिंग का जो मेथड होता है वो हमेशा सेम रहेगा सारे लैब्स का। आप प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट को किसी ट्रांसपेरेंट या किसी ऐसा पैकेट के साथ मत भेजो जो ब्रांड लिखी हुई है उस पर। उसके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जब पैकेट के साथ भेज देते हैं ना, तो लैब पढ़ लेती है इसमें लिखा तो है सब, ये का ये रिपोर्ट में छाप के दे देते हैं, क्या पता टेस्टिंग हुई ना हो। तो उसको हमेशा विदाउट लेबलिंग भेजो, जैसे वो आया वैसे ही भेजो, कि ठंडा आया तो ठंडा ही भेजना है, सो दैट वो ट्रांसपोर्ट में ख़राब ना हो। लैब वाले कहीं ना कहीं
अगर आप सिंपल प्रोटीन कंटेंट की बात करोगे, जस्ट प्रोटीन कंटेंट, तो 150 से 200 रुपये का टेस्ट है। ओके पूरा अमाइनो प्रोफाइल निकालेंगे हम तो कुछ 17-18 हज़ार रुपये लगते हैं। हैवी मेटल करेंगे तो 3 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है। पेस्टिसाइड्स करोगे तो अनदर पेस्टिसाइड्स की प्रोफाइल कुछ 22 हज़ार के आसपास आती है। ओके तो एक बेसिक प्रोटीन कंटेंट तो तुम निकाल सकते हो। पूरा कैलोरी का निकालोगे कि इसमें फैट कितना है। सपोज आप एनालॉग पनीर करते हो तो उसमें अगर आप कैलोरी का निकालोगे फैट ज़रूरत से ज़्यादा आता है, इसका मतलब कि पनीर नकली है। ओके तो उसका भी खर्चा कुछ 3-4 हज़ार रुपये का आता है। ओके एक बार किसी एक शॉप का टेस्ट करवा लिया, एक बार ब्रांड का करवा लिया, टेस्ट सही आता है तो मतलब यू कैन ट्रस्ट दैट। फिर 6 महीने बाद वापस करवा लेना। और उसमें बैच टू बैच वेरिएशन होता है आपने? वो तो वेरिएशन रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ओके क्योंकि आपने शायद 6 महीने पहले वही ब्रांड का करवाया हो या। और उसके बाद करवाया हो तो कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है कि सेम? हमने ऐसा एक वे प्रोटीन का करवाया था तो 2-3 ग्राम ऊपर नीचे होता रहता है। वो तो माइनर बफर लिमिट भी होती है 5-10। Yes, yes. तो अब प्रोटीन का तो हम लोग बाद में देखेंगे, पर डेली हमारी फूड आइटम्स हैं तो उसमें कौन सी मेथड्स यूज़ होती हैं? क्योंकि आपने जो प्रोटीन प्रोफाइलिंग की वो तो शायद प्रोटीन सप्लीमेंट वे की होगी, पर मान लो मुझे कोई नॉर्मल फूड आइटम पर करनी है, सोया पर करनी है, तो उसमें भी आप मैक्रो टेस्टिंग ही करते हो कि आजकल NMR करके भी कुछ आ रहा है न्यूक्लियर? सो सोया पे मैक्रो टेस्टिंग का तो कोई मतलब नहीं है, इट्स अ ड्राई थिंग। बस सोया पे यू कैन डू पेस्टिसाइड्स का टेस्ट। ओके दैट इज इंपॉर्टेंट कि उस पर रेसिडुअल तो ज़्यादा नहीं आ रहा पेस्टिसाइड। वैसे तो हम बॉईल करके खाते हैं, वो निकल जाता है सारा, डजंट मैटर। बट कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट ग्रेन करके भी खा रहे हैं, रोस्ट करके भी खा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड्स का करवा लोगे तो बेस्ट है। अब फूड सेफ्टी का एक टॉपिक जो रह गया था वो माइक्रो प्लास्टिक का था। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं और फिर लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंस में ये वापस वो कैंसर वाला शब्द आ गया। तो उसके बारे में क्या हम लोग डिसिफर करना चाहेंगे? इज इट अ हेल्थ हजार्ड विच इज़ प्रोक्लेम बाय द इन्फ्लुएंसर्स और इट इज़ जस्ट स्कैर मॉन्गरिंग? ओके अभी हम एट दिस वेरी मोमेंट वी आर इनहेलिंग माइक्रोप्लास्टिक। ये सोफा में से माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा होगा। तो वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। माइक्रोप्लास्टिक पे जो स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स देगा, वहाँ पे भी द वर्ड इज यूज मे। तो व्हाट ideal advice would be to try and minimizing things which are making you ingest microplastic, but you don't have to create a hawa around it. अभी जो FSSAI का जो आया था कि प्लास्टिक बॉटल्स को हाई कैटेगरी वगैरह में डाला है, चिराग प्लीज एक्सप्लेन। सो माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। हवा में भी है, पानी में भी है, सब जगह है। सेम वे में जैसे अगर मैं किसी को बोलूँगा यार पोल्यूशन हो रहा है, अभी मैं सांस लेना छोड़ देता हूँ, अभी क्या करेंगे? तुम कितने लोगों को ऐसे जानते हो जिनकी गाड़ी में भी प्यूरीफायर है, घर में भी प्यूरीफायर है? ऐसे बहुत कम लोग हैं। तुम्हारे घर में नहीं होगा एयर प्यूरीफायर, फिर भी तुम ले रहे हो। अभी आज भी पुणे का 136 AQI है, दिल्ली का अराउंड 400-500 होगा। इस चीज़ से तुम बच नहीं सकते हो। सेम वे में माइक्रोप्लास्टिक से तुम बच नहीं सकते हो। बट बचने का, जैसे हम पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम मास्क पहन लेते हैं, या फिर हम है ना ऐसे बर्निंग नहीं करते, कचरा नहीं जलाते, पोल्यूशन और ना बढ़े। सेम वे में माइक्रोप्लास्टिक से बचने के लिए तरीका है कि तुम ऐसे प्लास्टिक के डब्बों में खाना गर्म मत करो। अगर तुम्हारी वाटर बॉटल धूप में पड़ी है गाड़ी के अंदर तो वो मत यूज़ करो। ये सब बेसिक कॉमन सेंस की, जब भी प्लास्टिक गर्म हो रहा है तो ज़्यादा लीच करेगा फूड के अंदर, वो सब चीज़ें मत करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचने का। सो जो कॉमन हमारे जो फूड आइटम्स है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे अपना प्रोटीन कंटेंट मुझे पनीर से या फिर सोया से लेना पड़ रहा है, पर आए दिन मैं देख रहा हूँ कि उसके एनालॉग प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। पनीर के एनालॉग पनीर, सोया में भी कोई कह रहा है कि मैदा से वो बना रहे हैं उसे कम करने के लिए। तो आपके तो दोनों के बहुत ही क्लाइंटल्स होंगे और आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होगा, पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वो लोग कहते होंगे कि कौन सी ब्रांड का हम लोग लें, पनीर या फिर सोया। तो आप कैसे एड्रेस करते हो कि हाउ टू चूज़ अ गुड हेल्दी ब्रांड अपने क्लाइंट के लिए, ताकि उन्हें सही जो जो वो चाहते हैं वही मिले, ना कि एनालॉग मिले? तो क्या आप उन्हें कैसे इंस्ट्रक्ट करते हो, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। यार मैं तो पहले उनको ब्रांड वाइज, फॉर एग्जांपल हम पनीर की बात कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ घर पे बनाओ इफ़ यू पॉसिबली कैन। एंड देन कोई भी ब्रांड की जब बात आती है तो मैं उनको ब्रांड कितने सालों से है, तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर क्या है कोई पर्टिकुलर ब्रांड पे। आई जनरली डोंट सजेस्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड। उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे आसपास क्या क्या है, गिव मी 2-3 ऑप्शंस एंड आई गिव माई पॉइंट ऑफ व्यूज फ्रॉम देम। तो मेरा भी ब्रांड से रिलेटेड रिकमेंडेशन ही रहता है कि कितने टाइम से है, वेदर आई वुड यूज दैट ब्रांड और नॉट। उस हिसाब से आई मेक अ डिसीजन दैट फ्रंट। या सो मेरा सेम रहता है। जैसे अभी मैं पनीर की ब्रांड का नाम लूँगा तो अमूल, मैं सबको बोल देता हूँ अमूल खा लो, चिंता की कोई बात नहीं है। आप वो बात अलग है कि अमूल का नकली पैकेट आपको मिल गया तो उसमें तो अभी ब्रांड कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मैं सबको मना कर देता हूँ, लोकल डेयरीज पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्शन उस लेवल पे नहीं होता। अपनों को लगता है वो ट्रस्टवर्दी है, लोकल है, वो अपने घर से बना के ला रहा होगा,
बट वी नेवर नो पीछे से क्या चल रहा है, कितना पानी मिला रहा है। दूध में पानी मिलाना तो शुरू से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते थे कि थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो अच्छी ब्रांड्स है, सालों से चल रही है। दूसरी बात, जैसे अमूल का भी मैंने लैब टेस्ट वगैरह करवाया था, एवरीथिंग इज क्लीन, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा डाउट करने की बात ही नहीं है। Yeah, one more thing to add here is कि for people, a lot of people have this, I'm not sure if you have come across this, but a lot of people have this unnecessary fear कि brands है ना हमें बनाने के लिए बैठी हुई है, लाइक हर दिन उनका कॉर्पोरेट मीटिंग होता है जहाँ पे 10 लोग बोलते हैं कि इन सारे इंडियंस को हम नहीं, आई डोंट थिंक अमूल जैसी इतनी बड़ी ब्रांड वो अपनी ब्रांड रेपुटेशन को दाव पे लगाएगी 5-7 रुपए बचाने के लिए। मुझे वो समझ नहीं आता, अमूल तो फेडरेशन है, मतलब इट इज फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि द ओनली कंपनी इन इंडिया व्हिच इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब पुणे में चिताले बहुत फेमस है, वो भी सोर्स करते हैं आसपास के गांव में जाकर सब। राजस्थान में सरस बहुत फेमस है, सरस डेयरी। मुझे लोगों को समझ में नहीं आता, अरे तुम्हारे फार्मर्स को ही तो पैसा जा रहा है, तुम्हें किस बात का ट्रस्ट नहीं है। ऐसा होता कि यूएसए की कंपनी आगे बेच रही होती तो मुझे समझ में आता, तुम्हें इंसेंटिव अलग हो जाए, हाँ कि बाहर पैसा जा रहा है, इंडिया में पैसा जा रहा है, सब तुम्हारे ही फार्मर्स को जा रहा है, किस बात का डर है तुम्हें। राइट। और हमने एडल्ट्रेशन की बात की, तो कॉमन जो रोज़मर्रा की हम लोग ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो खाना खाते हैं, तो क्लाइंट्स को आप किस पर ध्यान ज़्यादा रखते हो कि मतलब ये देखना कि इसमें एनालॉग या फिर कोई चीप क्वालिटी ना हो। मैं ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू चूज़ अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव फॉर योर डेली लाइफ। घर पे या बाहर खाना है? नहीं, बाहर में। घर पे तो हमारे पास वो कंट्रोल है कि हम लोग खुद ही बनाएंगे, पर बाहर पे मान लो कि आज मैं कोई रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, अनजान रेस्टोरेंट है, सो हाउ टू एंश्योर दैट यू आर गेटिंग अ प्रॉपर मील एंड व्हाट इज कि रेस्टोरेंट के ब्रांड नेम पर ही आप जाओगे या फिर आप कुछ एज अ पर्सनल लेवल पर कर सकते हो? यार पर्सनल लेवल पे तो हम एट दैट टाइम तो नहीं डिसाइड कर सकते, बट सेफर लाइक ऑन टॉप माय हेड ऑप्शन वुड बी कि कार्ब सोर्सेज जो हैं लाइक पोहा, इडली टाइप्स वहाँ से ले लो and meet your protein intake through your protein shake like later on in the meal, but I'm not sure if there is a rapid test जो हम कर सके वहाँ पे। सो मैं अगेन एक ट्विटर पे एक हैंडल है तेलंगाना फूड इंस्पेक्शन के नाम से, वो लोग क्या करते हैं हैदराबाद के उधर कहीं जाके रैंडमली रेड करते हैं, मतलब दे आर द इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर्स, और बताते हैं रेस्टोरेंट्स में आजकल क्या चल रहा है, कितने एक्सपायरी आइटम्स बिक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो क्लियरली पिक्चर्स डाल देते हैं विद द रेस्टोरेंट नेम। वो जब से मैंने देखना चालू करा तो मेरा तो भरोसा बाहर से उठ गया, मैंने कहा अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट भी नकली माल ही बेच रहा है। बट मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, अगर तुम बाहर खा रहे हो तो ऐसी चीज़ मत खाओ जिसमें नकली होने की संभावना ज़्यादा हो गई। जैसे पनीर मत खाओ क्योंकि वो नकली हो सकता है, दूध मत पियो वो नकली हो सकता है, बट अगर आप दाल राइस खा रहे हो तो दाल राइस में क्या नकली होगा? दाल में ज़्यादा ज़्यादा पॉलिश होगी, बट वो पॉलिश कुक होने के टाइम, धुलने के टाइम निकल जाती है। मसालों में नकली थोड़ा हो सकता है, तो अवॉइड स्पाइसी फूड वगैरह, बट स्टिक टू बेसिक आइटम। जैसे इडली किसी ने बनाया तो अभी इडली में क्या नकली कर लोगे तुम? मतलब जो बेसिक्स आइटम है जिसमें एडल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो ही हमें चूज़ करना चाहिए। या अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरे कुछ हफ्तों पहले मैंने एक हायर अथॉरिटी के साथ बात की थी, तो उनसे मुझे पता चला कि जो हमारा जो शहर है वहीं स्ट्रीट वेंडर, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल, सबका प्रोटीन, मतलब जो हम लोग अभी पनीर और टोफू की बात करें उसका सप्लायर एक ही है। मतलब हम लोग मानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर में हमें 30 रुपये में वो 200 ग्राम का वो हमें पनीर पकौड़ा दे रहे हैं, पर वही पनीर एकदम एरिस्टोक्रेटिक वे में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है 5 स्टार होटल में, पर उसका रॉ मटेरियल एक ही है। तो मेरा सवाल आपको ये है कि ऐसे माहौल में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें घर ही खाना चाहिए, कि मतलब ट्रस्ट ही ना करें किसी पे। तो व्हाट आर द गुड आइटम्स? जैसे आपने अभी इडली की बात की, तो अगर कोई प्रोटीन, जैसे आपका जो पूरा प्रोग्राम है कि प्रोटीन किधर आपका हैशटैग है, तो हाई प्रोटीन कैसे चूज़ करें? मेरा सवाल ये है कि ऐसे जो हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि किसी का हो सकता है कि 7 दिन में सिर्फ 2 वीकेंड पर ही वो घर पे खाना खा सके, बाकी वो या तो फास्ट डिलीवरी स्टार्ट उसमें या फिर जोमेटो स्विगी में कर रहे हैं। तो वो इंश्योर कैसे करें प्रोटीन के लिए? आपने कार्ब्स की तो बात की जो एडल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पर प्रोटीन जैसा है हेल्थी फूड, तो उसमें कैसे इंश्योर करें? यार मेरा जवाब, आइडियल जवाब यही होगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो बहुत ट्रैवल करते हैं या आउट एंड अबाउट होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ ब्रो, प्रोटीन बेस्ड जो रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उसको कन्वीनियंट के तौर पे यूज़ करो। ग्रैब योर कार्ब्स जहाँ पे तुम्हें पता है कि मिलावट नहीं हो सकती है। यू चूज़ द कार्ब सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं चिकन रोल वगैरह भी बोल रहा हूँ तो उसमें सॉसेस जो डले हैं
वी डोंट नो उसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है. सो की स्टिक टू द क्लीन कार्ब सोर्सेज लाइक चावल है, दाल है, ककड़ी, गाजर, टमाटर तुमने साथ में ले लिया, ये वगैरह तुम एज अ मील ले लो. एंड साथ में अभी अमूल ने ही लस्सी है, दही है, सब. तो you carry those as convenience. Whey protein is the best way to go about it. And once and for all, like whey protein is not like उसको food category में रखो बाबा. Supplement milk product है, it's not a supplement. तो take it. It's very convenient. और मेरी एडवाइस समवॉट सिमिलर ही रहती है कि अपना सप्लीमेंट साथ लेके चलो. सूटकेस में एक जगह बना लो कि एक वे का डब्बा तो साथ ही लेना है. नहीं मिलता तो आजकल ब्लिंकिट, ज़ेप्टो से आप ऑर्डर कर सकते हो, कहीं पे भी मिल जाता है आपको. मतलब नशेड़ी लोग कैसे जाके तुरंत ठेका ढूंढ लेते हैं ना, वैसे तुम्हें जाके सीधे वे प्रोटीन की शॉप ढूंढनी है, आराम से मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है. अदरवाइज बाहर खा रहे हो तो मैं ऐसा बोलूँगा कि चना खा रहे हो तो चने खा लो, उसमें से ग्रेवी थोड़ा साइड कर दो. राइस कम खा लो कार्ब्स, बट चने भी खा लोगे आप, दाल भी पी लोगे तो ठीक है, सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाएगा. क्योंकि इसमें मैंने कुछ हफ्तों पहले या फिर महीनों पहले मैंने क्रिश अशोक नाम के जो इन्फ्लुएंसर उनके साथ मैंने किया था, तो उनकी बुक में यही बताया था कि रेस्टोरेंट फूड में 3 टाइम्स ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, कि उसमें तड़का और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और वो रीहीट करते हैं. तो उसके कारण आपको जो आजकल क्या है कि वो लोग कोई भी रेस्टोरेंट इंटरनेट से कैलोरी कंटेंट और अंदर का इंग्रेडिएंट कंटेंट डाल देता है, और वो कितना सही है, वो 500 में से वो सीधा 1500 भी हो सकता है. तो उन्होंने मुझे मतलब यही कहा था कि जितना हो सके, उन्होंने जो आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने यही कहा कि सात्विक तामसिक अगर ये ज़माने में देखना है तो होम फूड इज़ सात्विक एंड आउटसाइड फूड इज़ राजसिक और तामसिक, ऐसा उनका रिफ्रेमिंग था. और आई थिंक आई एग्री ऑन दैट ऑल्सो. आप लोग भी शायद एग्री करेंगे. पैक्ड हेल्दी फूड आइटम्स, क्योंकि आजकल सबके एक कैसे सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव आ गए. हाई प्रोटीन ब्रेड भी कोई बना रहा है, मार्केटिंग गिमिक करके ऑर्गेनिक या नेचुरल डाल रहे हैं. तो ये मार्केट जो है हेल्दी प्रोडक्ट्स का, आजकल स्टार्टअप जो शार्क टैंक में भी सब लोग पिच कर रहे हैं, तो वो कितना सही है और कितना वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, वो जानना चाहूँगा. क्योंकि मैंने किसी को कहा था कि ब्रेड इज़ अ ब्रेड, उसमें हाई प्रोटीन आप क्या ही डाल दोगे, उसकी फिर टेक्सचर वो नहीं रहेगी, वो एकदम हार्डन हो जाएगा. तो पैकेज हेल्दी फूड के बारे में आप क्या कहें? I think it's more so it's a marketing gimmick. जब हम healthy डाल रहे हैं, because अगर तुम nutrition को nuance से सीखोगे तो हमें पता है कि कोई भी एक particular food item isolation में healthy या unhealthy नहीं हो सकती. And we can prove it for the healthiest item that in your mind is or the unhealthiest. Pizza for that matter, अगर हमारे दिमाग में सबसे unhealthy item है, बट उसको तुम अगर हर रोज नहीं खा रहे हो, 15 दिन में एक आध बार खा रहे हो, बाकी के तुम्हारे मील्स आर गुड, तो पिज्जा इज नॉट अनहेल्दी फॉर यू. द सेम वे बादाम याददाश्त के लिए अच्छी है, पर तुम्हें पता ही नहीं है बादाम कितनी खानी है, या तुम बादाम को डीप फ्राई करके सॉल्ट लगा के रोज चखने के साथ खा रहे हो, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग टू इट. तो अगर कोई ब्रांड लिख रही है दिस इज अ डाइट नमकीन, भले वो रोस्टेड नमकीन है, पर उसको जरूरत से ज्यादा तुमने खा लिया, तो दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ नुआंस. एंड ऐसे ही बहुत सारे फिर ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, डाइट नमकीन, सोया चंक्स जो फ्राइड नहीं, सोया स्टिक्स जो फ्राइड होती है. आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो दारू पीने बैठते हैं प्रोटीन और चखने में बोलते हैं कि हम सोया स्टिक्स लेंगे बिकॉज उसमें ज्यादा प्रोटीन. दिस इज वही ना, ये मार्केटिंग गिमिक ही हुआ. तो या दिस अभी मैं उसको ऑर्गेनिक बोल के बेचूंगा. जैसे हाई प्रोटीन ब्रेड की बात करते हैं, हाई प्रोटीन ब्रेड में नॉर्मल ब्रेड से सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा है. अब उस 3 ग्राम के लिए तुम एक तो अलग से ब्रांड सोर्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो. वो 3 ग्राम तुम्हें एक अंडे एग वाइट से मिल जाए. थोड़ा सा स्कोप, अपने वे स्कोप को थोड़ा सा बढ़ा लो ना. क्यों अपनी इतनी मेहनत करके दिमाग लगा के तुम उस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, और टेस्ट भी सही नहीं आएगा. हाई प्रोटीन ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड है, क्योंकि अगर जब आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन डाला तो वो बाइंडिंग बनती नहीं है उसकी सही से. तो मेरा तो एडवाइस रहता है कि स्टिक टू बेसिक फूड. ये जो भी आजकल हाई प्रोटीन फ्लावर में मिलने लगा है, आटा मिल रहा है, हाई प्रोटीन राइस भी आ रहा है मार्केट में. एक्चुअली साउथ इंडियन में इडली डोसा उसका बैटर भी लॉन्च किया है. अब ये सब क्या होता है, तुम प्रोटीन ऐसे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हो ना, तो तुम मतलब गलती से अपना कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो. तुम्हें लगता है ये हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, बट फिर देर एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है कि कैलोरी इंटेक 2200-2500 के आसपास पहुंच चुका है, जस्ट टू कवर द प्रोटीन. इसलिए देयर इज नो पॉइंट रनिंग बिहाइंड सच फैक्ट्स. अब ये जो ऑर्गेनिक और नेचुरल की जो आपने बात की, वो डेसिफर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या है कि लॉबी बन रही है
केमिकल वाली और नेचुरल वाली Yeah. कि भाई इसमें केमिकल होता है इसलिए काउंटर पोजीशन इनकी होती है कि वी आर मोर ऑर्गेनिक, हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो वो आप डिसिफर करिए कि क्या नेचुरल कुछ होता है या फिर वो भी एक मार्केटिंग गिमिक है। सो यार देखो, किसी भी फार्मिंग करने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो खेत कैसे चलाओगे, बंद हो जाएगा बिजनेस। उस लेवल पे अगर आप नहीं डालना चाहते, चलो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ऐड मत करो, यूरिया तक नहीं डाल रहे हैं उसके अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर नॉर्मल एक मिट्टी के अंदर उगा रहे हो, तो वो जिस रेट पे वो जो कॉस्ट वो प्रोड्यूस होगी ना, वो उसका मार्केट ही नहीं है बाहर। मतलब 2% लोग भी ऐसे नहीं है जो बहुत ही वेल्दी लोग होंगे, उनको आपको पिच करना पड़ेगा कि तुम मेरा ये टमाटर जो मार्केट में अभी 20 रुपये किलो है उसको तुम ले लो 200 रुपये किलो में, मैं बिल्कुल अनटच दे रहा हूँ, वहाँ चल सकता है, मगर नॉर्मल पॉपुलेशन में तुम बेच ही नहीं सकते हो। अब पेस्टिसाइड्स को लेकर भी सरकार की FDA की जो USA का है या फिर यूरोप की जो बॉडी है, वो सब एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि तुम इतना पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हो, ये बॉडी को हार्म नहीं करता। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, अब उसको तुम ऑर्गेनिक बेचो या उसको तुम नेचुरल बेचो, बात एक ही है, इतना तो यूज़ करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक में भी यूज़ हो रहा है क्योंकि आप उनकी प्राइस देख के समझ में आ जाता है। अभी स्विगी जोमेटो पे जाओगे, उस पर ऑर्गेनिक आलू अलग मिलता है, 20 रुपये महंगा होता है, बट वो 20 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो सही में ऑर्गेनिक होता कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड टच भी नहीं हुआ, तो कम से कम 200 से 400 रुपये का। Yeah, I mean, +1 to that, and I'll add up to this कि हाँ, I think मैं थोड़ा हमारी इंडियन पॉपुलेशन को भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। हमें वी जस्ट नीड अ डिफरेंट टॉपिक टू क्रिब अबाउट, एंड आई बी थोड़ा सा यहाँ पे हार्श ऑन इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रोज हम हमारा फाइबर इंटेक मीट कर रहे हैं। लोगों को फ्रूट खाने में मौत आती है, सब्जियां खाने में मौत आती है, ठीक है। पहले तो ऑर्गेनिक की हम बातें कर रहे हैं, चलो मान लो कि इसमें तू 5 दिन अभी हर हफ्ते के हर दिन तू सब्जियां खाने का प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। वो सब्जियों को तेरी बॉडी में जाके अच्छा बेनिफिट लेने के लिए तुझे कंसिस्टेंटली वो खाना पड़ेगा। इफ़ यू कांट अफोर्ड ऑर्गेनिक, क्या करेगा ऑर्गेनिक? चलो ऑर्गेनिक मान लेते हैं अच्छा भी है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स की बात आती है, दोनों में यूज़ हो रहा है। पेस्टिसाइड्स आर्टिफिशियल सिंथेटिक हो या ऑर्गेनिक हो, तुम जब घर लेके आ रहे हो उसको, तुम अच्छे से उसको वॉश करके पका के खा रहे हो, तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पेस्टिसाइड्स की जब स्टडीज़ की भी बात आती है कि सिंथेटिक से ये नुकसान होते हैं, यू रीड द स्टडीज़, कोई द वर्डिंग्स इज मे कॉज, डोजेज इज द इवेंचुअल पॉइजन, we'll have to understand। but ये सब nuances में तब हम जाएंगे जब हमारे fundamentals clear होगा। कोई नहीं जब clients आते हैं शुरुआत में और जो इंटरनेट पे ट्रोलिंग कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग तो कोचिंग ले भी नहीं रहे हैं। कोचिंग करने जो आ रहे हैं उनकी हम लाइफस्टाइल एनालाइज करते तो कोई खा नहीं रहा होता है। मैं बोला पहले हम फंडामेंटल्स फिक्स करते हैं, फिर आइडियलिज्म में जाएंगे। नहीं, ये बात तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, तुमने लास्ट एक हफ्ते में कितनी बार फ्रूट्स खाए और कितनी बार सैलेड खाया? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आइडियलिज्म हम बाद में देख लेंगे, पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। आपने एक बात कही कि वो हेल्दी फूड जो ऑर्गेनिक होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मैंने मतलब कुछ HNI के साथ भी बात की, तो वो लोग गुड़गांव और वो साइड तो फार्म लेटिंग का बिजनेस चल रहा है कि मतलब आपके पास 1 एकड़ फार्म है और उसके डिवीजन में ये लोग 20-25 डिवाइड करते हैं और पर्सनल फार्मर आपको देते हैं और आपकी पूरी वीक की आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो करता है फार्मिंग। सो वो तो HNI के लिए, जैसे कि आपने बात की कि 10 टाइम्स मोर, तो हमारा जो ऑडियंस है उसका बजट ही नहीं होगा, उसका बजट ही आई थिंक 20,000 में तो वो पसीने आ जाएंगे उसे। भाई हम सब्जी के साथ धनिया फ्री ना मिले, एग्जैक्टली वही हम लोग वही कर रहे हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये गुड़गांव में हो रहा है जहाँ पे आज फ्लैट अभी कल 65 CR या भाई वो लोग कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ करो, अच्छी बात है। जनरल पॉपुलेशन कर ही नहीं सकती है। अब हमने जो थोड़े प्रोडक्ट्स की बात की उसकी भी, ये तो हमने सब्जियां की बात की, पर जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक नेचुरल का होता है कि मतलब स्वीटनर आजकल कह रहे हैं कि हम लोग नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, स्टीविया या फिर मॉन्क फ्रूट या ऐसा कुछ, और जो एस्पार्टेम है उसे विलन बना दिया है कि मतलब आजकल तो डाइट कोक में भी वो लोगों ने कहा था कि कैंसर होता है। तो मैं वो वाले केमिकल नेचुरल की भी आपसे बात करना चाहूँगा फ्रॉम द इंग्रेडिएंट। हमने पेस्टिसाइड की बात की, मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँगी। व्हाट इज़ नेचुरल, व्हाट इज़ केमिकल, वो पहले लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी माने तो सब कुछ केमिकल ही होता है। कुछ नेचर से होता है तो उसे नेचुरल डाल दिया, और जो हम लोग आर्टिफिशियली फॉर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर्पस हम लोग प्लांट में करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट में, तो उसे केमिकल मान लेते हैं। इसे हीरो मान लिया, इसे विलन मान लिया। तो उसके बारे में बताइए कि पैक्ड फूड और रेडीमेड फूड है, उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक का आप क्या कहेंगे उसमें? देखो, अगर जैसे फूड में बोरिक एसिड डल रहा है या कुछ भी डल रहा है,
अगर मैं सिंपली लेवल पे लिख दूंगा इस पे बोरिक एसिड है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वही मैंने इसका नाम कुछ लिख दिया INS, जो भी उसका मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, 212 या 212, तो लोग नहीं इसमें केमिकल है। वो लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि जहाँ इमल्सिफायर्स लिखे हुए देखे, जहाँ INS लिखा हुआ देखा, इसमें देखा कि प्रिजर्वेटिव्स है, तो उनको लगता है इसके अंदर केमिकल है। जबकि इन रियलिटी वो केमिकल्स जिस मात्रा में होते हैं वो इतनी कम होती है कि तुम अगर दिन भर भी वो प्रोडक्ट खाओगे तो भी तुम्हें हार्मफुल नहीं होगा। डाइट कोक का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दिन के 60 कैंस पियेंगे ना, तब जाके कैंसर होने की संभावना हो सकती है, तब भी नहीं होगा, हो सकता है। आप तो दिन में 1 या 2 कैन पीते हो, मतलब मैंने ऐसे एक्सट्रीम केसेस देखे जो तो दिन में 10 से 12 कैन भी पी जाते हैं लोग, बट दैट्स अबाउट इट। उससे तुम्हें कैंसर नहीं होगा यार, उससे तुम्हें मे बी डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, गट के इश्यूज हो सकते हैं, बट ये कैंसर वैंसर हो जाना तो इट्स टू मच एक्सट्रीम। कैंसर है, हलवा नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इट्स यार देयर इज अ रीजन व्हाई सालों साल कैंसर रिसर्च पे अभी भी था। एंड एक माइक और रिंग लाइट लेके लोग जस्ट बोल रहे हैं कि इससे कैंसर, इट्स जस्ट सो सिली मैन, इट्स सो सिली। बट रही बात लाइक फॉर एग्जांपल एस्पार्टेम की बात करें हम डाइट को, इट्स मेड फ्रॉम एसिड्स। फिनाइल से बना हुआ है, तो हमारी बॉडी में जाके वो उसी में टूटने वाला है, जो तुम प्रोटीन खाते हो उसमें से भी यही मिल रहा है। तुम 60 कैंस पी रहे हो, 60 कैंस तुम पिज्जा और बर्गर के साथ पी रहे हो। तुमने खाया है पिज्जा 700 750 कैलोरी वाला, उसमें तुमने डाइट कोक मंगाई है, तो डाइट कोक नहीं कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ बाकी की सारी चीजें, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। और नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो अगेन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, वी जस्ट वांट समथिंग टू ब्लेम थिंग्स ऑन, एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वी आर वेरी सिलेक्टिव। ट्राइबलिज्म हो गई ना कि ये अब मैं नेचुरल खाता जा, वी आर वेरी, मैं बोलता हूँ कि ये जो फोन पे हमें देख रहे हो, मुंबई से पुणे तुम्हें जाना है तो तुम गाड़ी में जाओगे ना, क्यों आर्टिफिशियल चीज, चल के जाते हैं हम, पहले के जमाने में वैसे जाते हैं। तो इट्स लाइक एंशिएंट बायस, नेचुरल फैलेसी, रिलीजियस फैलेसी भी बहुत है कि उस हिसाब से ऑल वी हैव टू डू इज, तुम लोगों के पास इंटरनेट है, तुम थोड़े भी पढ़े लिखे हो, तुम अगर लॉजिक अप्लाई कर सकते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरीथिंग हैज अ नुआंस। गुड़ को तुम नेचुरल मान के ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट 98% शुगर है उसमें भी, तो अगर उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान देगा। आयुर्वेदा के एक प्रिंसिपल के बारे में मैंने बहुत बात की है जहाँ पे क्लैश भी आता है। तुम लोग देख लो ना, आयुर्वेदा अगर तुम्हें करना है बहुत, तो यू हैव टू सी इट इन डिटेल्स। अति मात्रशन आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भाई तुम कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दे सकती है, रिगार्डलेस हाउ हेल्दी इट कुड बी ऑन द सर्फेस। तो आई थिंक लोगों को समझना पड़ेगा कि यू टू सी थिंग्स। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रोटीन, जो आपका भी मतलब एक कह सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट है कि इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब हाल ही में आई थिंक 2 और 3 ईयर्स से मेरे सारे घर वाले वे प्रोटीन पर शुरू हो चुके हैं, कि मैंने उन्हें करवा लिया, वैसा कहना चाहूँगा। एंड इट वाज अ हेडेक, इनिशियली बहुत ही रेजिस्टेंट था। और मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम डॉक्टर्स ऑल्सो, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स भी हैं, एंड देयर वाज अ बैकलैश ऑन दैट ऑल्सो, जस्ट बिकॉज कि लोगों को प्रोटीन वेग था, जो हमने बात की नेचुरल और आर्टिफिशियल उसकी बात की। तो आपके भी घर वाले होंगे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि आपने उन्हें प्रोटीन कैसे समझाया होगा ताकि लोग अपने लिए भी शुरू कर सके और अपने घर वालों के लिए भी शुरू कर सके? ओके, सो पहले तो मैं अभी का रिजल्ट बता देता हूँ, हाउ माई हाउस होल्ड वॉज 5 years बैक एंड हाउ इज इट नाउ। ओके, पहले सो बिफोर आई केम बैक टू इंडिया मेरा इतना इंटरेक्शन फूड वाइज नहीं होता था ओके, मेरे घर वालों के साथ, बिकॉज हफ्ते में 1-2 बार बात हो रही है, और मुझे पता भी नहीं था ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं अभी। तो जब मैं वापस आया तो पहले कॉन्वर्जेशन पहले कुछ महीनों में ऐसा था कि कल सुबह खाने में क्या खाओगे। नाउ द कॉन्वर्जेशन हैज चेंज टू कि कल प्रोटीन में क्या बनाना है, बिकॉज दे नो के कार्ब्स तो सॉर्टेड है, या तो कोकी होगा, पराठा होगा, चावल होंगे या रोटी होंगे, 3-4। प्रोटीन में क्या, तो वो कल एक नाइट बिफोर से प्रेप होना शुरू हो गया। वे प्रोटीन हैज बीन एक्सेप्टेड बिकॉज मैंने उनको बैठ के समझाया कि पनीर का बनाने का प्रोसेस वगैरह वगैरह, सो आई मेड देम अंडरस्टैंड। बट ऑल्सो आई डील विद अ लॉट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स एज वेल, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। एंड मेरा कोचेस को लाइक अगर इफ एनी कोचेस आर फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट, मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि उनको ऑन द फेस चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ सिली एनालॉजी, बट देयर सॉफ्टवेयर इज रनिंग ऑन विंडोज 98। हम उसमें iOS 18 नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो थोड़ा पेशेंस लगेगा।
उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, यू हैव टू गिव देम वेरी एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज टू दैम. गिव यू माई फादर्स एग्जाम्पल. माई फादर इज 73 एंड उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था 2020 में. तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, उमेश मेरे 68 ईयर्स की लाइफ में मैंने एक तरीके का खाना खाया, अब तू मेरा लाइफ क्यों चेंज करा रहा है? मेरे लास्ट इनिंग चल रहा है, मैं गोली 2 गोली खा के मेरे चला लूँगा ना. तो मुझे टाइम लगा, like took me year and a half to convince him about high protein diet, walking, resistance training वगैरह वगैरह. Now उसका पापा का medication has come down drastically, भाई. So empathy, patience, keep on telling them the same thing, eventually they will agree. So पहले हम लोगों को ये समझना होगा ये प्रोटीन से डरते क्यों हैं. क्योंकि पहले जो बॉडी बिल्डर्स होते थे उनकी फोटोज आती थी डब्बों में, उनको लगता है इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, हमें क्यों खाना है. आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स है, मैं होल ट्रूथ का नाम लूँगा, तो उसकी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी है कि आपको देख के डर नहीं लगेगा कि मैं कुछ डब्बा खा रहा हूँ. इट फील्स लाइक कि कुछ नॉर्मल सी चीज़ फूड ही है, वो ले सकता हूँ. उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी बड़े या एल्डर्स लोगों को ये समझने में कि इट्स अ नॉर्मल थिंग. दूसरी बात, आप देखोगे आज हमसे ज़्यादा फ़ोन पे एडिक्टेड वो लोग हैं, कंटिन्यूसली फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से. तो अगर उनके पास सही कंटेंट पहुंच रहा है, अगर तुम उस लैंग्वेज में कंटेंट बना के उनके तक पहुंचा सकते हो कि प्रोटीन सेफ है. जैसे एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है डॉक्टर एजुकेशन करके, परमजीत सिंह, या सो वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं. मैंने तो अपने पेरेंट्स को उनका वीडियो भेजा, दे से कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो मतलब कुछ तो अथॉरिटी आ जाती है कि अथॉरिटी आ गई सिंपल सी. और वो वहाँ पे कन्विंस हो गए. मतलब मेरी मॉम अब 3 साल से ले रही है वे प्रोटीन, शी कंज्यूम 1 स्कूप. डैड अभी तक थोड़ा सा हेजिस्टेंट रहते हैं कि डब्बा है, इसके अंदर केमिकल होगा, ये होगा, बट ठीक है, मतलब ले लेते हैं. फिर भी अभी उनको एक्सेप्टेंस आ गई है. तो मेरा आइडिया ये है कि अगर मैं अपने कोचेस को, जो हमारी टीम है वहाँ पे भी बोलता हूँ कि तुम ऐसे लोगों का कंटेंट इनको भेज सकते हो जिनको वो बिलीव करते हैं. अगर तुम भेजोगे कोई 21 साल के बच्चे का कंटेंट तो वो नहीं मानेंगे, तो बच्चा हमें क्या सिखाएगा. बट वही मैंने डॉक्टर का भेजा तो उनको कन्विंस हो गए वो इजीली. और आजकल के डॉक्टर्स भी, अब जैसे आपकी फैमिली में आप जानते हो कि वो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पे, बट अब एक्सेप्ट कर. अगर आप किसी ऑर्थो को जानते हो तो आजकल वो रिकमेंड करते हैं कि तुम प्रोटीन लो यार. तो अब डॉक्टर्स जब बोलने लग जाते हैं ना तो बड़े इजीली मान जाते हैं. एग्जैक्टली. एक्चुअली मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा. मेरे बोथ पेरेंट्स डॉक्टर हैं. तो एक तो जैसे आपने कहा कि ब्रांड इमेज, तो अमूल ने जैसे शुरू किया तो उन्हें पता चला कि हाँ भाई दूध से ही बन रहे हैं. क्योंकि अगर कोई और एरे गैरी ब्रांड होगी, कोई भी नई ब्रांड होगी, तो उन्हें क्या होगा कि भाई ये तो एक तो ब्रांड मैंने सुनी नहीं है, देयर इज़ नो एसोसिएशन. पर अगर कोई इतनी बड़ी ब्रांड है जो 70-75 ईयर्स से बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन है, तो इट मेक सेंस कि उनके लिए ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा इजीली हो जाते हैं. और सेकेंडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे एक सर्कल में एक पीडियाट्रिशियन है, इज़ अ टॉप पीडियाट्रिशियन इन आवर सिटी. उनका HbA1c विथ मेटफॉर्मिन और अदर मेडिकेशंस उनका 7.8 तक का था. सो उनको, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पर एक फिटनेस एग्रीगेटर ही है बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया, वो डायबिटीज़ के सेंट्रिक है. उन्होंने उन्हें कुछ प्रोटीन एक्स या ऐसा कोई भी मतलब जो डायबिटिक ड्रिंक कहते हैं वो वाला उन्हें पिलाया. तो उनसे उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल का कुछ ही नहीं रहा. तो एज अ डॉक्टर मैंने उन्हें सीधा कहा कि आप प्रोटीन ले रहे हो तो आप कंटेंट देखो पीछे, जो आप भी ब्रांड ले रहे हो उसमें 25% खाली प्रोटीन था. अब हम लोग हाई प्रोटीन की बात करें, इट शुड बी मिनिमम 70. हम लोग WPC अगर गए तो 70 to 80 होते हैं, और WPI जो वे प्रोटीन आइसोलेट होते हैं उसमें 90 होता है. तो एक तो वो चीज़ डायरेक्ट वर्क कर ली क्योंकि वो कॉमन सेंस था, क्योंकि किसी ने उन्हें बिठाया भी नहीं था कि डायबिटीज़ का आप जो ले रहे हो उसमें कार्ब ज़्यादा है. बीइंग अ डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ले पर्सन की तो बात ही नहीं कर रहा. इज़ अ टॉप पीडियाट्रिशियन. अब कट टू नाउ उन्होंने वे प्रोटीन शुरू किया है. उनकी मेटफॉर्मिन की जो डोजेस थी वो हाफ हो चुकी हैं. ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ वेल अंडर 6. सो अगर कोई देख रहा है और किसी को अगर मेडिकल भी बीमारी है तो देर आर बेनिफिट्स टू डेट ऑल्सो. प्लीज़ कंसल्ट योर पर्सनल डॉक्टर. पर ये मैं खाली जनरलाइज में कहना चाहूँगा. मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ. आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को गाली देते हो कि वो बिक गए, बट डॉक्टर्स भी बिके हुए हैं. तुम ये बात मान के चलो कि वो जो आपको ब्रांड दे रहे हैं ना, वहाँ से उनको बहुत पैसा आता है. डॉक्टर्स को भी वहाँ से कमीशन मिलता है. और देखो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है. डॉक्टर्स जो लिख रहे हैं चीज़ तो सही लिख रहे हैं. दवाइयों को लेकर बात कर रहा हूँ मैं. सप्लीमेंट्स में डॉक्टर्स इतना ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया, देखो मुझे पता नहीं है, डॉक्टर्स वैसे 7 से 9 साल पढ़ के आते हैं, बट न्यूट्रिशन में उतना पढ़ाई नहीं करते. आप डॉक्टर है, आप बता सकते हैं. बट गालियाँ पड़ी थी, मैंने इसी पे रील बनाई थी. सारे डॉक्टर्स बार्ज्ड इन भाई. वो सबके सब अटैक करने आ जाते हैं कि हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है. भाई तुम्हें पता होता तो तुम्हारी फर्टिलिटी ऐसी सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं कर रही है, क्यों कर रही है?
और ये सिर्फ डायबिटिक को नहीं होता, ये फीमेल का वे प्रोटीन अलग लिख रहे हैं, बच्चों की एक अलग ड्रिंक लिख रहे हैं, एल्डरली का जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग ड्रिंक लिख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तुम्हारी फेटर्निटी कर रही है और तुम्हारा तो एसोसिएशन बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का बहुत यूनाइटेड दिखते हो तुम लोग। तो कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, या तो वो तुम उनका लाइसेंस कैंसिल करवाओ अगर ये वो गलती कर रहे हैं, या फिर तुम अवेयर हो कि ये गलती हो रही है और तुम उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो। तो मैं लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एक वो पढ़े लिखे, उनको बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है जो किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं होगी। मैं कभी किसी बीमारी के बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट वो तुम्हें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ना उसके बारे में एक बार सर्च कर लो या सेकेंड ओपिनियन ले लो। तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो मैं जब इंडिया वापस आया था तो मेरा फर्स्ट मास्टर क्लास वाज विद डॉक्टर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड भाई आई एम नॉट इवन जोकिंग, वेरी रिनाउंड सर्जन गुजरात से, शी इज़ लाइक कि उमेश हमने सुना है कि आलू में बहुत ज़्यादा फैट होता है, शुड वी स्टॉप ईटिंग। एंड मैं तो भाई मैं BHMS डॉक्टर हूँ, मेरे सामने सब लोग, सब फ्यू ऑफ देम आर माय प्रोफेसर्स द कॉल, सब लोग MBBS सर्जन्स गायनेक्स सालों साल से काम किए हुए मुझे सुन रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग कि थर्ड ईयर में हमें प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन वगैरह पढ़ाया जाता है, हमें बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, बट हमने सिर्फ एग्जाम देने के लिए, मैंने डॉक्टर्स डे पे यही रील बनाया था एंड द टाइटल वाज डू नॉट ट्रस्ट डॉक्टर्स ऑन न्यूट्रिशन। एंड आई गिव देम, मैं खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरे बैचमेट्स और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेरा ये एक्सपीरियंस है एंड आई शेयर दैट। टाइम नहीं है ब्रो, इंडिया में डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन टाइम इज वन ऑफ द लोएस्ट, हमारे नीचे बांग्लादेश आता है खाली। 2.3 मिनट्स भाई, 2.3 मिनट्स। तो अगर मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल के बारे में जान ही नहीं रहा हूँ तो आई कांट गिव यू पर्सनलाइज एडवाइस एट ऑल। एंड बिकने की जब बात आती है तो MRs गिव hefty commissions to doctors, तो that's the reason why वो women's protein X, diet sugar sure something जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है। तो अभी हमें ही थोड़ा फिर एजुकेट होना पड़ेगा, लॉजिक लगाओ ना, तुम कितना प्रोटीन मिल रहा है, अगर तुम प्रोटीन के लिए पैसा दे रहे हो तो उसमें प्रोटीन का मात्रा तो होना चाहिए ना। अब इसमें कैसे चुने, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, मैं तो फूड ही जाऊँगा, आज से मुझे लगता है कि हमें प्रोटीन वे प्रोटीन को फूड ही मानना चाहिए, तो वो कैसे चुने, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी करनी चाहिए, प्रोटीन देखें बाकी क्या क्या देखें? सो मेरा एडवाइस ये रहता है कि सबसे कम कैलोरीज हो और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो। Okay. ये देखो, ब्रांड के लिए जाते हो तो कोई भी रैंडम ब्रांड मत खरीदो जो तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें चिपका रहा है जिम में जाके, कि इसका नाम ही तुमने कभी नहीं देखा और तुम्हें लग रहा है यार ये ट्रेनर अच्छी प्राइस पे दे रहा है, मैं ले लेता हूँ। वो पक्का एडल्ट्रेटेड या कुछ नकली है। अभी नोएडा में पकड़े गए थे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड। सिंपली वो लोग क्या करते हैं, हिमाचल के आसपास सारी पैकेजिंग होती है, तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जो रिजेक्टेड होता है, ये लोग उसको सेकेंड हैंड खरीद कर डब्बों में भरकर, वाइट लेबलिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, एक वे प्रोटीन लिखना है उस पर, नकली FSSAI का स्टिकर भी लगा दिया। भी जिम में तो बिक रहा है ना, कौन आगे देख रहा है, उससे तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी। फिर तुम ब्लेम करोगे कि प्रोटीन की वजह से हेल्थ खराब हो गई, जबकि हेल्थ खराब हुई है एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट यूज़ करने से। कम कैलोरीज, मोर प्रोटीन, मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, अगर उसके अंदर अश्वगंधा, जिनसेंग, डिमका, फलाना सबका खिचड़ी डला हुआ है, आई वुड सजेस्ट के जस्ट स्टिक टू वे आइसोलेट। फ्लेवरिंग के लिए कुछ डाला है वो, एंड अगर BCAA वगैरह कुछ डाला है तो दैट्स फॉर मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, लो कैलोरीज, हाई प्रोटीन, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर पेइंग फॉर। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं खाने में। अब वे प्रोटीन की मार्केट की बात करें, देन व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया, कि मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये बैच नंबर्स ऐसे आते हैं कि WPC आपको 1600 रुपये में मिल जाता है रॉ मटेरियल और WPI 1900 में मिल जाता है। मुझे नहीं पता अभी कि ये शायद 2 साल के पहले रेट्स होंगे, अब शायद बढ़े भी हैं। सो ब्रांड्स में डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? रॉ मटेरियल तो सेम आ रहे हैं, तो क्या फ्लेवर्स ही खाली उनकी अलग हैं या फिर कुछ उनके कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ के भी होते, वो जानना चाहूँगा। क्योंकि अगर कोई ऑडियंस, कोई भी X नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, XYZ 3 ब्रांड हैं, और तीनों का अगर रॉ मटेरियल ही सेम है, तो कंटेंट में कहाँ डिफरेंस होगा कि वो ब्रांड ये चुने या फिर ये चुने, वो जानना चाहूँगा। देखो 80% ब्रांड जो इंडिया में है वो सेम एक ही जगह से आ रहे हैं, पैकेजिंग अलग हो रहा है। अब पैकेजिंग से पहले उनका फ्लेवरिंग अलग अलग हो जाता है कि किसी को कोई स्पेशल फ्लेवरिंग का कैसा काम करता है। कुछ लोग सिंपली चॉकलेट मिला देते हैं, कुछ लोग चॉकलेट के एंजाइम्स वगैरह मिला के उसको थोड़ा सा बेटर करते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिला के बेच रहा है,
ब्रांड्स यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकती है कि बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको वो कितना एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है और उसके बाद पैक करके बेच रही है। कुछ ब्रांड्स उसमें ध्यान ही नहीं देती है। कुछ ब्रांड्स तो, एग्जांपल देता हूँ, चाइना से अगर आपको मंगाना है तो चाइना वाला एक लैब टेस्ट आपको करके भेजेगा, क्योंकि वो उनका एथिकल प्रैक्टिस है कि हमने लैब टेस्ट करा है, ये हमारा माल आ गया तुम्हारे पास। अब वो यहाँ आने के बाद आपने लैब टेस्ट करवाया या नहीं, या आपने उसी पे ट्रस्ट कर लिया, वहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। दूसरी बात, इंडिया मार्ट पे जाओगे आप, indiamart.com पे सर्च करोगे रॉ मटेरियल, रॉ वे प्रोटीन, आपको मिल जाएगा 1600 रुपये, 1900 रुपये पूरा बोरी मिल जाएगा। और सारी ब्रांड्स उसी को रीपैक करके बेच रही है। मेरा ट्रस्ट उसी ब्रांड पे जाता है जो कंटिन्यूसली लैब रिपोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से करवा कर पोस्ट कर रही है, या फिर उस डब्बे के साथ स्टिक करके या पैकेजिंग के साथ बेच रही है कि तुम देख लो हमने लैब टेस्ट करवा रखा है, और ओपनली बोल रही है कि तुम भी करवा दो, हम उससे एग्री करते हैं। और आपने जो बात की थी उसमें एडल्ट्रेशन क्या क्या हो सकता है वो जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोटीन में वो क्या क्या मिला सकते हैं ताकि उन्हें प्राइस भी अच्छा हो सके और हमें अफोर्डेबल भी डाल सके। देखो, एक तो फॉल्स प्रोटीन कंटेंट, सामने एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसने बहुत लीगल नोटिस भेजे जब लोगों ने उसको एक्सपोज करा था। उन्होंने माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ज़्यादा मिला रखा था। देखो, थोड़ा बहुत मिलाना पड़ता है बाइंडिंग के लिए। वो क्या होता है वो भी बता दीजिए। माल्टोडेक्स्ट्रिन भी एक कार्ब्स का ही फॉर्म है, ओके, बट वो थोड़ा बहुत इसलिए मिलाना पड़ता है कि उसका जो शेल्फ लाइफ है ना, वो बड़ा रहेगा, अच्छे से रखा रहेगा, प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। तो आई एम ओके विद कि अब तुमने 5-10% मिला रखा है, बट अगर तुम उसको 20-30% कर रहे हो और लेवल पे बोल रहे हो कि इसमें तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, टेस्टिंग में आ रहा है कि तुम्हें 50 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है, तो सामने वाला तो ये सोच रहा है मैं 140 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ दिन भर का, मिल उसे 100 ग्राम भी नहीं रहा है, तो वहाँ एक नुकसान हो गया। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कार्ब्स भी जा रहे हैं उसकी बॉडी में जो उसको नहीं चाहिए। तो ये एक मिलावट होती है। पहले अमाइनो स्पाइकिंग बहुत चलता था। लोग बोलते थे कि अमाइनो स्पाइकिंग करके उसमें नाइट्रोजन कंटेंट एक्स्ट्रा पुश कर देते हैं, जिससे वो कैसे करते हैं? एक सर्टेन अमाइनो होता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट चीपर अमाइनो एसिड्स वो डाल देते हैं, वो जरूरत से ज़्यादा भर देते हैं उसके अंदर। तो आपके जब लैब टेस्ट भी करवाओगे तो क्लीन आएगा कि यार मैक्रो टेस्टिंग, प्रोटीन टेस्टिंग में नहीं, उसमें अमाइनो स्पाइकिंग वाले में जो टेस्टिंग, अमाइनो स्पाइकिंग का टेस्ट, वो टेस्ट अलग होता है। ओके, जो 17-18,000 का। ओके, तो इनिशियल में तो पास हो जाएंगे, अब वैसा क्या है? इनिशियल में पास हो जाएगा, मैक्रो टेस्टिंग में प्रोटीन कंटेंट में पास हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ नाइट्रोजन टेस्टिंग ही करते हैं। बट अगर आप अमाइनो टेस्टिंग करोगे जो बहुत कम लैब्स करती हैं, उसमें वो फेल हो जाएगा। ओके, गुड। बट अमाइनो स्पाइकिंग भी आजकल काफ़ी कम ब्रांड्स कर पाती है, क्योंकि अगेन इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। लोगों को लगता है कि इसने अमाइनो स्पाइक करके बेच रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी टू ऐड अमाइनोस। और उसमें जो बाइंडिंग एजेंट्स, जो एंटी केकिंग एजेंट्स और जो डालते हैं, उसका क्या है? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि उसमें जो सॉय लेसिथिन होता है, फिर बाकी कोई और एक लेसिथिन होता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि यू हैव टू चूज वन विच इज सेफर और व्हाट? सॉय और सनफ्लावर लेसिथिन यार बहुत कम मात्रा में है, मतलब 1-2 ग्राम भी नहीं है। डजंट मैटर। और उसमें जो आपने पेस्टिसाइड और बात की थी, वो रॉ मटेरियल के आने के बाद होता है, राइट? क्योंकि रॉ मटेरियल तो क्लीन ही होगा जो वहाँ से आ रहा है, तो उसमें टेस्टिंग के पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने पेस्टिसाइड में पहले ये पूछना चाहता है कि वे प्रोटीन में पेस्टिसाइड कहाँ आ गया? सो वे प्रोटीन में तो फिर भी कम आता है। प्लांट प्रोटीन जो आजकल मिल रहे हैं ना, उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा, क्योंकि उसका सोर्स मटेरियल लास्ट वीक न्यूज़ आई थी उसके बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी थी कि उन्होंने ऐसा पब्लिश कर दिया प्रोटीन पाउडर के अंदर पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, जबकि जो बॉडी थी ना उसके अंदर लिखा हुआ था कि प्लांट प्रोटीन के अंदर आ रहे हैं। प्लांट प्रोटीन में क्यों आ रहे हो तो हमें पता ही है कि क्योंकि अभी प्रोटीन सिटीजन प्रोजेक्ट जो डॉक्टर लियोडॉक ने किया था, उसमें शायद एफ्लाटॉक्सिन भी वो लोगों ने किया था। तो वो कहाँ होते वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एफ्लाटॉक्सिन इज अ फंगल टॉक्सिन, और वो फंगल आएगा तो ही होगा। आई थिंक वो स्टोरेज वहाँ पे आ जाता है। हाँ, मतलब वो कोल्ड चेन उन्होंने नहीं मानी होगी, राइट? और वही हैवी मेटल का भी वही है, क्योंकि आर्सेनिक, कैडमियम, हैवी मेटल तो आप जब मिक्सिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, वो मशीनरी का मेटल्स इसमें आ जाएंगे। ओके, राइट। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूएस में, उनके कजिन्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वहीं से सारा सोर्स करते हैं, क्योंकि उनका ब्रांड पर यहाँ ट्रस्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले, कुछ 1-2 महीने पहले ही हमने वो देखा था, जो पॉपुलर हुआ था कि द 70% ऑफ इंडियन मार्केट प्रोटीन्स आर contaminated with either heavy metals or they are not meeting the standard criteria। तो मैंने देखा कि जो इंडिया में जो नॉर्मल कोई भी ब्रांड का लेंगे तो उसमें हमें 2000 to 3000 ये रेंज में हमें मिल जाता है। तो मैंने बैक स्टडी की, तो वहाँ के जो वॉलमार्ट और कर्कलैंड जो कॉस्को का है, उनका भी अगर आप होलसेल में 4 किलो का लेंगे तो वो उतने में ही पड़ता है, और शिपिंग कॉस्ट डाल दो तो वो 100-200 जैसे हो जाएंगे। तो इज़ इट अ गुड ऑल्टरनेटिव, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे यूएस के ही फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई तुम मेरे से मंगवा ले, मेरे पास कॉस्को का मास्टर कार्ड है,
क्वालिटी तुझे देखनी नहीं पड़ेगी, इंडिया में क्वालिटी का वैसे भी कोई मतलब नाम बदनाम हुआ है, तो आप यहीं से इंपोर्ट कर लो कि आप जो रॉ मटेरियल खाली मंगाते हो आप फाइनल प्रोडक्ट ही मंगा लो, ताकि हमारी जो गाइडलाइंस है जो FDA नहीं पर उनका जो सप्लीमेंट का जो होगा उससे मीटिंग क्राइटेरिया हमारी कर्कलैंड जो कॉस्को की है वो करती है और आपके भाव में मिलती है, क्योंकि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे होलसेल में वहाँ मंगाए, क्योंकि क्वालिटी इश्यूज यहाँ आ रहे हैं कि नहीं वैसे? आई एम नॉट श्योर शिपिंग वगैरह कितना होगा, पर उससे पहले आई हैवंट एक्सप्लोर्ड वहाँ का FDA में कितना करप्शन वगैरह है एंड कितना मिलावट हो रहा है। हो रहा होगा, क्योंकि वो जब अभी यूएसए की सप्लीमेंट इंडस्ट्री की बात करोगे ना, न्यूट्रासेटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें जरूर जो मैक्सिमम सप्लीमेंट्स है सब में मिलावट है। वो खुद ही पब्लिश करते रहते हैं। मतलब सभी जगह एक ही है, वैसा नहीं है? अरे प्रॉब्लम वही है ना कि आप बार बार टेस्टिंग कैसे करोगे, हर बैच की हर 2 महीने में 3 महीने में टेस्टिंग कैसे करोगे? टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू अगेन द ब्रांड वैल्यू, ब्रांड ट्रस्ट एंड ऑल। और देखो सबसे बड़ा गेम यहाँ पे प्लेसिबो आ जाता है कि मैंने बाहर से मंगाया और मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अब अभी भी खुद को इंफीरियर मानते हैं कि भाई वो US वाला सुपीरियर है, हम लोग चलो अब वो तो हर चीज़ में लेकर ही है। बट ऐसा होगा ना कि यहाँ से मैंने कोई खरीदी ब्रांड, अभी लेने के बाद मुझे हेडेक कोई और रीजन से हो रहा है, बट मैं तो मेरे एसोसिएशन डाल दी कि ये मैंने शुरू किया इसी के कारण। क्लाइंट्स आके बोल देते हैं कि मैंने जब से प्रोटीन लिया हेडेक चालू हो गया। मैंने कहा अरे उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई गैस बन रही हो तो बात अलग है, बट नहीं गैस और ब्लोटिंग तो नहीं हो रहा, बस प्रोटीन लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे इससे हेडेक हुआ है। मैंने कहा ठीक है बंद कर दो, तो फिर खाना खाओ अपना। अब इसमें एक मार्केटिंग गिमिक है कि नहीं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ग्रास फेड वे, ये लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आता है और वो यूरोप से ही मिलता है, तो ये अमेरिकन या यूरोपियन रॉ मटेरियल में भी कुछ डिफरेंस है कि वो भी एक मार्केटिंग गिमिक जैसा ही हो गया? More likely a marketing gimmick, but I'm not sure if there are any well-published studies on this. देखो मार्केटिंग गिमिक इसलिए है, अगर हम अंडे की बात करते हैं, फ्री रेंज एग्स आते हैं जिसमें बोलते हैं अंडे देने वाली जो मुर्गी है वो पूरे फार्म में घूमती रहती है, वो स्ट्रेस्ड में नहीं रहती। सेम वे में गिर गाय की बात करेंगे ना, गिर गाय के यहाँ से जो दूध आता है, तो गुजरात में गिर गाय के फार्म्स देखना है, राजस्थान में देखना कभी जाके, वो गाय ओपन में घूमती है, उनको डेली नहलाया जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, दूध देगी तभी निकाला जाएगा, फोर्सफुली नहीं निकाला जाएगा। अब देखो जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके एथिकल रीजंस बन जाते हैं कि आपको लग रहा है अगर गाय को बांध के दूध नहीं निकाल रहे फोर्स करके तो मैं ये दूध कंज्यूम कर सकता हूँ। वहीं आपको ये लगता है कि इस गाय को फैक्ट्री में बांध रखा है और उसके मतलब मशीन्स लगा रखी है, उसके ऊपर इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, एंड रिजल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके एथिकल रीजंस है कि आपको लगेगा कि यार मैं कितना जानवर को ट्रबल कर रहा हूँ, उस चक्कर में मेरे को ये नहीं पीना चाहिए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो हमारे इंडिया में कई सारे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं और हर इंसान जिसके पास एक कैमरा है या फिर रिंग लाइट है वो अपना इन्फ्लुएंसर शुरू हो जाता है, और सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं कि कोई आयुर्वेदा को कहता है, कोई ट्रेडिशनल कहता है, कोई कहता है कि हमें क्लोज टू द फार्म खाना चाहिए, कि मतलब ऑर्गेनिक ही खाओ, बाकी सब कुछ पैक चीज़ें ना खाओ। तो एज अ ओनर और एज अ कोच जो क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो ऐसे आपको क्वेरीज भी आते होंगे कि भाई वो इन्फ्लुएंसर्स ने तो ऐसा कहा है, इसने तो ऐसा कहा है, तो हाउ यू इंस्ट्रक्ट देम कि भाई इन्फ्लुएंसर्स कोई बोल रहा है तो उसमें पहले डेसिफर करो कि वो किस बेसिस पे बोल रहा है और साइंटिफिकली कैसे बोल रहे हैं। और अब इसमें क्या होगा कि एक ब्लैंकेट हम लोग उन्हें नहीं दे सकते, केस बाय केस वो वेरी करते होंगे, तो आप एक एग्जांपल से भी बोल सकते हो कि मेरे क्लाइंट में ऐसा हुआ था तो ऐसा हमने किया था, ताकि रिलेटेबिलिटी रहे, कि लोगों को लगे कि काफ़ी कॉमन चीज़ है। हम लोग प्रोटीन से भी शुरू कर सकते हैं कि आजकल क्या है कि एंटी वेज चल रहा है, सत्तू बेटर होता है, कि आप हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जो हमारे मतलब प्राचीन काल से जो कह रहे हैं वैसे खा रहे थे कि सत्तू इज़ अ बेटर होम मेड प्रोटीन। तो हाउ यू काउंटर एक्ट सच क्लेम्स बाय अदर इन्फ्लुएंसर्स जो आपको क्लीन करने पड़ते? आई थिंक वही वो तो हमारा काम वही है अभी, क्लीनिंग। वे प्रोटीन के बारे में हमने बहुत बात की, बट लेट्स टॉक अबाउट पानी। पानी बेचारा इतना सिंपल है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है हमने। अभी रिसेंटली आई मेड अ रील ऑन पानी एंड आर्थराइटिस, कि भाई तुम खड़े खड़े पानी पियोगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, राइट? तो आयुर्वेदा क्लैन केम। अभी मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग पर्सनली अगेंस्ट आयुर्वेदा। इनफैक्ट आप लोगों को उन लोगों से जो अपने आप को आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, उन लोगों से अपना झगड़ा निकालना चाहिए, बिकॉज वो गलत आयुर्वेदा फैला रहे हैं। आई डोंट थिंक कहीं पे भी आयुर्वेदा में लिखा है कि तुम खड़े खड़े पानी पियोगे तो आर्थराइटिस होगा। इट्स वेरी लॉजिकल थिंग कि जो भी तुम माउथ के थ्रू कंज्यूम कर रहे हो, इट गोज टू द सेम पाथ, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो कोई कुछ जाके तुम्हारे घुटनों में नहीं जमा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा है,
इस वन एग्जाम्पल, बट पानी के अराउंड ही इतने सारे, खाने के साथ नहीं पियो, खाने के बाद मत पियो, खाने से पहले, कुछ भी चल रहा है। आई जस्ट वांट टू टेल, मैं उनको समझाता हूँ कि यार दिस इज द लॉजिक, ठीक है। तुम आयुर्वेदा में लाइक जो आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसेस है वो बोलते हैं कि देयर इज दिस डाइजेस्टिव फायर इन योर स्टमक, हाँ जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि कितना लॉजिकल तुम्हें साउंड कर रहा है। तो आई ट्राई टू हैव अ बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन विथ माई क्लाइंट्स एंड ट्राई टू एजुकेट देम विद लॉजिक कि तुम अगर जठराग्नि कुछ है तो मुझे लोकेशन बताओ। जो भी आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर तुम्हें बता रहा है फाइन, मुझे बताओ ना एनाटॉमिकली कहाँ है, कहाँ आग जल रही है जो मैं पानी डाल के बुझा रही हूँ। So it's just about educating, honestly, and once you give them a logical answer, eventually compliance होता है कि compliance होता है, takes time. Again, Windows 98 and iOS 18 वाला situation है, but it does come around. So I think उमेश भाई थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। मैं ओपनली, मैं आयुर्वेदिक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे कुछ वो उस बात का डर नहीं है, और मैं खिलाफ हूँ। ये क्यों खिलाफ हूँ, मैं क्यों उसके अगेंस्ट बोलता हूँ, ये बता देता हूँ। आयुर्वेदा की जो बुक्स लिखी गई थी वो 2000-3000 साल पहले लिखी गई थी। उसकी वजह से हमें आज तक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसने उसको सॉल्व कर दिया हो। स्मॉल पॉक्स ले लो, पोलियो ले लो, कुछ भी ले लो, सब मॉडर्न साइंस से हुआ है। उसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। पुराना डेटा देखोगे, ये आई डोंट नो इन्फ्लुएंसर आके क्यों बोलते पुराने लोग बहुत जीते थे, बहुत लंबा जीते थे। भाई 30 साल से ऊपर कोई जीता ही नहीं था। वही तो रीज़न था कि 12 साल की उम्र में किसी को राजा बना देते थे कि भाई तेरा लाइफ स्पैन ही इतना है, तू इतना लंबा जिएगा ही नहीं। इनको अभी अपने दादा नाना देख के लगता है कि ये लोग 80-90 साल जी रहे हैं ना, तो मतलब पुराने लोग बहुत लंबा जीते थे। भाई वो 80-90 साल इसलिए जी पा रहे क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन खा रहे हैं अभी। तुम्हारे दादाजी का मोस्टली नी रिप्लेसमेंट हुआ रहेगा, इसलिए वो चल पा रहे हैं। मेटमॉर्फिन ले रहे हैं वो, इसलिए उनका डायबिटिक कंट्रोल है। इसमें आयुर्वेदा की कोई हेल्प नहीं है। अगर आयुर्वेदा आज की तारीख में इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसको आज की साइंटिफिक एविडेंस के उस पर अपना प्रूफ निकालनी चाहिए। इवॉल्व हो जाओ, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल सी बात है, जो मॉडर्न मेडिसिन करता है। अब बात रही कि ये लोग फेयर मॉन्गरिंग क्यों करते हैं। इनका फेयर मॉन्गरिंग का जो बेस होता है ना, वो सारा बेस ही वो रहता है कि पुराने लोग क्या करते थे। और मैं सबको बोलता हूँ, पुराने लोग कुछ नहीं करते थे। पुराने लोग लंबा नहीं जीते थे, बीमारियों से ग्रस्त थे। 15-15 बच्चे करते थे कि उसमें से 2 बच जाएंगे तो हमारी वंशज आगे बढ़ेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे वो लोग। आप खुद जाके अपने परदादी या अपने किसी पुराने से पूछो कि उनके कितने बच्चे थे, तुम्हें पता चलेगा कि 8-10 भाई बहन थे उनके। उनमें से 2 मर गए, किसी को कुछ हो गया, किसी की अल्जाइमर थी, पता ही नहीं था अल्जाइमर नाम की कोई बीमारी होती है क्या। तो इसलिए फेयर मॉन्गरिंग सब उसी बेसिस पे हो रही है। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो आके मुझे इनकी रील्स भेजते हैं कि सर ये तो ये बोल रहा है और इसके रील्स पे इतने लाइक्स है, इतने फॉलोअर्स है, तो मतलब वो अथॉरिटी मेरे से ऊपर हो गया। अब वो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं उनको उससे मतलब नहीं है, बट इसके 1 मिलियन पहुंच चुके हैं। मतलब अब ये जो बात बोल रहा है ना, ये सही हो गई है। लोगों को बहुत जल्दी वो बिलीफ सिस्टम बनता है। वैसे तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखो मैं इसके बारे में कंटेंट बना दूंगा। मेरी टीम में डॉक्टर्स भी है, रिसर्च पूरी टीम है, PhD होल्डर्स भी है जो इसका कंटेंट बनाकर आपको समझा देंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, अभी जैसे जो एल्डर क्लाइंट्स हैं उनको PDFs भेजते रहते हैं कंटिन्यूसली कि अगर इसमें शुगर है तो इस शुगर का मतलब क्या है, हिंदी में लिख कर। अगर वो हिंदी ऑडियंस है, इंग्लिश में इंग्लिश ऑडियंस है, तो हम खुद, मेरा कंटेंट बैंक ही वही है पूरा कि सामने वाला क्या बुलशिट कर रहा है मैं उसको क्रॉस कैसे कर सकूँ। लोग मुझे बोलते हैं तुम रिएक्शन वीडियोस क्यों बनाते हो, अच्छा नहीं लगता, तुम एज अ कंपनी के ओनर हो, तुम किसी के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाओगे। मैंने कहा ये नहीं बनाएंगे तो ये तो फैलता जाएगा, तो बीमारी है, इनको कहीं ना कहीं एंटीडोट देना पड़ेगा बार बार। तो दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। कंटेंट को कंटेंट के थ्रू ही काटा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। और हमें खुद, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आई थिंक कि हमें अपनी रीच बनानी चाहिए, ताकि तो ही वो अथॉरिटी होती है। आजकल डॉक्टर या फिर कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अगर आप बड़े पॉडकास्ट पे जाते हो या फिर खुद की आपकी फॉलोइंग बड़ी है तो यू आर ऑलवेज पोजिशन हायर देन अस, तो वही होता है, राइट। अब हमने एक चीज़ जो कवर करना रह गई थी, वो शुगर, जो हमारे जो इंडिया में शुगर का एक क्रेज़ था कि भाई गुड़ अच्छा होता है चीनी के अपोजिट, और उसको मैं टाई अप मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ करना चाहूँगा। क्योंकि आजकल क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ ट्राइबलिज्म, मैं कहूँगा कि देयर इज़ अ गुड लॉबी कि गुड़ के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के। फिर एक जो कहते हैं कि भाई जो चीनी है, सारी चीनी एक बराबर होती है, और नेक्स्ट होते हैं वो कहते हैं कि खाली हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ही खाना चाहिए, कि हमें चीनी से कैलोरी लेने की ही ज़रूरत नहीं है। तो वेयर डू यू स्टैंड, और आप क्या अप्रोच करते हैं? मैं इसे वापस टाई अप करूँगा आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ,
क्यों? क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी लगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को ज़्यादा मॉडर्न नॉलेज है, पर कई लोग हमारे जो प्रीवियस जनरेशन के, जो हमारे मॉम डैड हैं, उनकी थोड़ी रिजिड थिंकिंग है। तो अब वो चीनी के मामले में आप उनसे कैसे काउंटर करते हो? क्योंकि हमारे इंडिया में चाय का तो बहुत बड़ा कल्चर है, तो उससे मुझे लगता है कि अगर चीनी को हम लोग काउंट करेंगे तो मेटाबॉलिक क्राइसिस जो इंडिया में हम लोग आज जूझ रहे हैं, तो उसे डायरेक्ट हम लोग बुल साइड से हम लोग काउंटर एक्ट कर सकते हैं, इसलिए। देखो, चीनी से ज़्यादा कैलोरीज तो फैट के अंदर होती है। ओके। तुम चीनी को काउंटर कर लोगे, अगर घी खा रहे हो दबा के, तो तुम्हारी कैलोरीज तो वैसे भी आ रही है। अब चीनी की स्पेसिफिकली एडेड शुगर, वाइट शुगर की बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि तुम अपना 5% कैलोरीज उससे ले सकते हो। 2 से 5%, मतलब आप ये मान लो कि दिन भर का 15 से 20 ग्राम शक्कर आप ऐड करके खा सकते हो विदाउट एनी अफेक्टिंग योर हेल्थ। 15 से 20 ग्राम हो गया, मतलब दिन की 3 कप चाय में मैंने ऐड करके खा ली, या कब थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ी सी और ले ली, उसका कोई नुकसान नहीं है। उससे आगे भी इसका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो खाली एम्प्टी कैलोरीज है ना, उस कैलोरीज का काम नहीं आ रहा। काम भी उनको आता है, जैसे कोई ट्रैक एथलीट है, वो सुबह 4 घंटे भाग के आया है, वर्कआउट कर रहा है, उसको वो कार्ब्स की ज़रूरत है, वो कैलोरीज की ज़रूरत है। तुम्हें नहीं है यार, तुम दिन भर ऑफिस में बैठे हो, तुम उबर करके गए हो, तुमने सामान ब्लिंकिट ज़ेप्टो से मंगा लिया है, तुम शाम को वॉक पे नहीं जा रहे हो, तुम वर्कआउट ही 30 मिनट कर रहे हो दिन भर का, तुम्हें चीनी की ज़रूरत है ही नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे चीनी को डायरेक्टली ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, तुम चीनी भले ही कट कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो बोलते हैं चीनी को बैन कर देना चाहिए। पॉइजन उसे बना दिया। हाँ, बोले बैन कर दो इसको, तो इसकी वजह से इंडिया की हेल्थ खराब हो रही है। भाई उसको बैन कर दोगे तो क्या होगा? लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे। लोगों को मीठा तो खाना है ना, लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, वो फैट वाली चीज़ें खाने लगेंगे। अभी हम ब्लेम करते हैं कि मिठाई खाने की वजह से हमें डायबिटीज़ हो रहा है, तो भाई मिठाई में चीनी से ज़्यादा तो फैट की, घी की, मावा की, इनकी कैलोरीज है ना। तुम फीकी मिठाई बना लो ना, क्या दिक्कत है? It's true. I mean, यार ये सारी चीज़ें अच्छी या बुरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स चिराग ने भी बताए थे। आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ टाइट कैलोरी बजट और तुम्हें फिर भी मीठा या कुछ मीठी चीज़ें लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोक ज़ीरो पीना था, उसमें कैलोरीज नहीं है, अगर मुझे कुछ फिजी ड्रिंक पीना था आई वुड चूज दैट, बट इट डजंट मीन कि मैं नॉर्मल कोक से भी डरूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कितना शुगर है, उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेम अप्लाइज टू जैगरी एंड चाय में जो वाइट चीनी है। तुमने डायबिटीज़ है और चाय में वाइट चीनी डालना छोड़ दिया, आप बोल रहे हो कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, ठीक है, पर तुमने 4-5 चाय पी ली है दिन में, और उसमें गुड़ में भी 98% तो शुगर ही है, पर उनका मेजर आर्ग्यूमेंट रहता है गुड़ के अंदर आयरन है। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि भाई हम लोग आयरन ले रहे हैं, आप तो खाली शुगर ले रहे हैं। गुड़ इज नॉट आयरन का सोर्स, इवन पालक इज नॉट योर आयरन का सोर्स। वी हैव टू, वो थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा ना। मैं गुड़ भी तुमने ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो प्रॉब्लम आ गया। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम चाय में चीनी बंद कर दी, गुड़ भी नहीं डाल रहे हो, बट तुम्हारा ओवरऑल दिन का कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऊपर जा रहा है, तो भी तुम इवेंचुअली तो वो शुगर में जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। अगर तुम बहुत टाइट कैलोरी बजट पे काम कर रहे हो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम 2-3 कप ही चाय पी रहे हो और बाकी के मील्स में तुम्हारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कंट्रोल्ड है, तो चीनी वाली चाय पी सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ चाय में चीनी नहीं डालो और बाकी की चीज़ों को अवॉइड करना। भाई मैं दिन की 3 चाय पीता हूँ, तीनों शक्कर के साथ होती है। मैं वही कह रहा हूँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत 1-2 बिस्किट भी खाता हूँ। आई मेंटेन माई एब्स, आई मेंटेन माई हेल्थ, मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब मेंटेन रहते हैं। कोई, और बहुत लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि ओवरऑल जो मेरा फूड है ना वो बिल्कुल सही है। 95% बिल्कुल बराबर खा रहा हूँ, 5% ठीक है ना, 5% की वजह से मेरा रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ है उस फूड के साथ। एब्सोल्युटली। नहीं तो मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा कि नहीं चाय नहीं पीती, इसमें शुगर है और ये सब। नहीं, डाइटिंग में एक स्टीरियोटाइप होता है कि मान लो कि अगर मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने कैलोरी कम की और मैं चाय पी रहा हूँ, तो कोई रिश्तेदार या कोई कहेगा भाई तू डाइट पे नहीं था, तू चाय कहाँ से पी रहा है। ऐसा स्टीरियोटाइप आ गया है कि भाई अब शुगर का कुछ भी खा लो तो लोग ऐसे देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं कि भाई तू तो डाइट नहीं कर रहा था। ये इसको मैं बोलता हूँ डाइट का माहौल। वाह। भूल भुलैया में एंड में एक सीन, जब अक्षय कुमार वो बाबा जी को पूछता है कि गुरुजी मुझे है ना मोंजल उसके साथ कुछ करना है और तुम मुझे भूत प्रेत भगाने का माहौल क्रिएट करके देना, राइट। तो दिस इज द माहौल कि सुबह उठ के जीरा पानी पीना है, चाय में से चीनी हटानी है, रात को चावल बंद करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, ये सारा माहौल है। देयर इज नो लॉजिक। अब मैं एंड इसे एज अ हेल्थ स्पान पर करना चाहूँगा कि आजकल लॉन्जिटिविटी का बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा कि इसमें 20% ही सच्चाई है, 80% तो सिर्फ ये एक ट्रेंड है। अब ये हमारे मॉम डैड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग 50s, 60s या 70s में होंगे। सो फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल, आप उन्हें कैसे
अच्छा जीने के लिए हेल्प कर रहे हो, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स के पेरेंट्स हो वो उनके लिए हेल्प हो फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल एंगल, कि आप टॉप 3 या टॉप 5 कौन कौन से आपने इंटरवेंशंस किए फ्रॉम अ डाइट एंड न्यूट्रिशन एंगल, कि आपने उन्हें एजुकेट किया है और वो जो उनकी डिक्लाइन थी वो आप सुधार रहे हो, उनकी जीवन आप बढ़ा तो रहे हो पर उसका जो क्वालिटी है वो भी आप सुधार रहे हो। फ्रॉम अ पर्सनल एंगल में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि रिलेटिबिलिटी तभी रहेगी, नहीं तो ये लोगों को लगेगा कि ये हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पर्सनली पूछना चाहता सो देखो, लॉन्जिटिविटी का जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, उसके दो पहलू है। एक तो कि लाइफ को लंबा करना है, दूसरा बेटर करना है। कि लास्ट की जो एज होती है ना 70 से 100 वाली, वो अच्छे से होनी चाहिए। इंडिया की एट प्रेजेंट एक्सपेक्टेंसी रेट आई थिंक 72-73 है, राइट। अब 72 के बाद हम कितने लोग देखते हैं बाहर जो एक्टिवली बिजनेस में या फिर एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। पॉलिटिक्स में जरूर लेते हैं, कि अभी हम पीएम का एग्जांपल लेंगे, ही इज आई थिंक 78 नाउ, सो ही इज़ एक्टिव। ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस होंगे, बट बिजनेसेस में नहीं देखने को मिलता। काफ़ी लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकार रिटायर कर दी थी आपको 58 या 60 की एज पे, तो उसके बाद तो आपको आपकी लाइफ है ना डाउन हिल पे जाने लग जाती है। अब उस डाउन हिल को आप स्मूथ कैसे बना सकते हो, उसमें मैंने पेरेंट्स के लिए, कि मेरी मॉम जैसे अभी 2 साल में रिटायर होने वाली है, माई डैड इज़ 57 नाउ, तो वो भी ऑलमोस्ट बिजनेस से धीरे धीरे अब वाइंड अप करने लगेंगे। तो मैंने उनके घर पे एक छोटा सा जिम सेटअप कर दिया, कि आप डेली, अगर आप बाहर वॉक पे नहीं जा सकते तो 15 मिनट ट्रेडमिल चल लो, थोड़ा बहुत बाइसेप्स वगैरह कर लो, कि मसल्स को एक वो मिलता रहे। मैं उनको फोर्स करता हूँ कि घर पे मेरा जैसे छोटा भाई वहीं उनके साथ रहता है, कि ध्यान रखना ये थोड़ा बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, कि दही ले रहे, स्कूप ले रहे। 100 ग्राम तो नहीं खा पाते हैं, जबकि जस्ट टू लेट यू नो ऑडियंस को लेकर, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, या वो कम नहीं होती। कि अगर कोई 70 साल का आदमी है ना, तो उसको तो मैं कहता हूँ 150 ग्राम खाना ही चाहिए। बट मैं पेरेंट्स को लेकर चलता हूँ कि आप 70-80 ग्राम भी खा लिया तो बहुत हो गया आपकी, क्योंकि उन लोगों ने कभी खाया नहीं है। और उनको एक बात को लेकर मैंने एजुकेट करा है, कि उन्होंने जो अपने पेरेंट्स को देखा था कि ये तो सब खाते थे फिर भी बहुत लंबे जिए, और उसके बाद तो मैंने कहा वो लोग साइकिल चलाते थे, वो लोग हाथ से आटा पीसते थे, सारा काम खुद करते थे। अब आप लोग वो नहीं करते, आप कार में घूमते हो, मेड्स रख रखी है, हाउस हेल्प पूरा है, सर्वेंट्स है चारों तरफ, खुद से कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स की जैसे जी पाओगे अभी उसी टाइप का खाना खा के, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो वो चीज़ उनको अब समझ में आ गई है कि हमें थोड़ा सा लिमिट में खाना है, और अननेसेसरी वेट पुट ऑन नहीं करना जिसकी वजह से बीमारियां होने लगे। और लास्ट थिंग, कि अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख के दी है, ब्लड प्रेशर का हो गया है, डायबिटिक का हो गया, तो उसको स्किप नहीं करना, कोई रैंडम कंटेंट देख कि वो बराबर लेते रहो। एक्चुअली वही होता है, मुझे लगता है आप भी देखते होंगे कि आपको भी शेयर की होंगी अपने मॉम डैड ने, कि भाई ये तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, तूने मुझे ये समझाया था, ये चीज़ खाना चालू कर दो, फिर तुम्हें बीपी की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने कहा स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस टी। बीपी की दवाई है, उसको स्किप मत कर देना जैसे भी। अब मुझे नहीं, आई थिंक समथिंग सिमिलर। पापा का मैं एग्जांपल दे रहा था, उन्होंने प्रोटीन बहुत अच्छे से ऐड किया है डाइट में, एंड मॉम हैज स्टार्टेड डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो वो चेयर पे बैठ के हैं, बेड पे, अभी उनका वो मॉर्निंग रूटीन हो गया, तो वो उठते ही हैं और अपने बिस्तर पे ही लाइक उनको चेयर स्क्वाट्स जो करते हैं वो बेड को यूज़ करके कर लेती हैं। सो शी स्टार्टेड इनकलकेटिंग दैट। बट दीज आर माई एडवाइसेस फॉर एल्डरली पीपल, एड सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन इनटेक, स्लीप, प्रायोरिटाइज स्लीप, एंड मेडिसिन फ्री का चक्कर बहुत चल रहा है भाई अभी, पिल्स, यू नो द बिग फार्मा होल थिंग। और उनको मतलब वो वैद ज़्यादा अथॉरिटी है, क्योंकि उनके ज़माने में वैद का कल्चर था, तो वो लोग मतलब हमारे जो फैमिली वैद जो कहते हैं वो उन्होंने ऐसे समझाया था, आप ये कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंट आपके लिए भी हुआ होगा जैसे बाकियों के लिए होते हैं। सो आई होप ये कंटेंट देखकर उनके मन में भी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए, और जो फूड के ऊपर जो आज मतलब ऐसा नेगेटिव इमेज डाली है, ये मेरा इंटेंट यही था कि इसे हम लोग पॉजिटिव रख सकें। तो थैंक्स चिराग एंड उमेश फॉर दिस वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर स्मिथ। थैंक यू सो मच स्मिथ।